हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष। आज से एक नई सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लास 11th और क्लास 12th का एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे कि हमारा पहला टॉपिक स्वतंत्रता या लिबर्टी से शुरू होगा, जिसमें हम एनसीईआरटी को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साथ ही साथ ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड के 11th के बच्चे, साथ ही साथ अभी बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए उपयोगी है। और जो भी बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट का एक बहुत तगड़ा तैयारी हो जाएगा। तो कुल मिला के इससे आपका बेस मजबूत होगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। लिबर्टी या स्वतंत्रता पूरा विस्तार से एक पॉइंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूह ने कुछ लोगों या समुदाय का शोषण किया, यानी बहुत बड़े बड़े लोग जैसे राजा महाराजा इस सब टाइप के लोग कुछ ऐसे लोगों का जो शक्तिशाली नहीं है उनका शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया, उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया, अपने दास बनाकर रखा या अपने नौकर के रूप में रखा। इसी तरह का और है, लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायक उदाहरण भी देता है। जैसे इस टाइप का जहाँ भी मान लीजिए जहाँ भी गुलाम बनाया गया, जहाँ किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा था, वहाँ किसी न किसी रूप में लोग अपने हक के लिए आवाज कोई ना कोई व्यक्ति उठा रहा था। तो आगे देखेंगे। अब प्रश्न आता है कि यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपने जीवन देने तक के लिए तैयार हैं। बहुत सारे ऐसे संघर्ष हुए हैं जो बहुत सारे लोग अपने बलिदान दे के स्वतंत्रता या लिबर्टी को अपनाए हैं। तो आखिर स्वतंत्रता में है क्या जिसके लिए लोग जान देने तक को तैयार हैं। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस महत्वाकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। अब कह रहा है कि साथ ही साथ स्वतंत्रता प्राप्त करने का मुख्य मकसद है कि जो व्यक्ति है वह अपनी किसी भी गतिविधि या अपने से संबंधित किसी भी काम के लिए स्वयं पर नियंत्रण चाहता है, यह नहीं कि उसकी काम के लिए किसी और उसको नियंत्रित करे। तो कुल मिला के व्यक्ति का स्वयं पे नियंत्रण ही स्वतंत्रता का सार है। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देना चाहता है और उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा चाहता है। विभिन्न विभिन्न समाज, जैसे आज माइनॉरिटी के नाम पे बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो अपनी संस्कृति और समुदाय की रक्षा के लिए स्वतंत्रता की मांग करते हैं कि हमें जैसे शिक्षा की स्वतंत्रता चाहिए, माइनॉरिटी को शिक्षा की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस प्रकार की मांग हमेशा से उठती रही है। आगे देखिए। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होता है। कोई भी समाज जो है जो अपना लोगों के लिए किसी भी विधि, मतलब कुल मिला के कहने का है कि सामाजिक जीवन के लिए कुछ नियम और कानून की जरूरत होती है जो उस समाज के लिए आवश्यक होती है कि समाज कैसे रेगुलेट करेगा। हो सकता है कि इस नियमों के लिए जरूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाए। अब हो सकता है कि समाज की स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति की कुछ स्वतंत्रता को कम किया जाए, लेकिन व्यक्ति समाज में है तो सामाजिक प्राणी के रूप में उसके समाज की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाएगा। लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्ति करती हैं और ऐसी स्थिति प्रदान करती हैं जिसमें हम अपना विकास कर सकें। लेकिन जो सीमाएं समाज के नाम पर व्यक्ति पर लगाई जा रही हैं उससे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के विकास के लिए ही वो सीमाएं लगाई जाती हैं और यह व्यक्ति के विकास को अधिकतम करने से संबंधित है। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतम चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच स्पष्ट अंतर करे। अभी भी चर्चा होता है कि समाज ऐसा कौन सा प्रतिबंध लगाए जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की क्षति कम से कम हो। तो इस पे भी चर्चा होगी। इस पर भी विवाद है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे ही चर्चा पर नजर डालेंगे। सबसे पहले 3 पॉइंट देखिए कि इस अध्याय के बाद आप क्या सीखेंगे, मतलब पूरा जो एनसीईआरटी क्लास 11th का जो पूरा बुक है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता का महत्व क्या है। दूसरा, स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को आप देखेंगे। और तीसरा देखेंगे, जेस मिल का हानि सिद्धांत की चर्चा करेंगे कि हानि सिद्धांत क्या है। तो आगे आइए हम शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का क्या महत्व है या स्वतंत्रता का आदर्श।
इन सवालों के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुकें और कुछ विचार करें। 20वीं सदी के लिए महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा है। इस स्वतंत्रता में उन्होंने नेल्सन मंडेला का जो बुक है, क्या नाम है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी उनकी पुस्तक है, जिसमें उन्होंने इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाई और पुलिस अत्याचार के बारे में बात करेंगे। कुल मिला के ये जो बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें नेल्सन मंडेला उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे जो उनके साथ रंग के आधार पर भेदभाव किया गया है, गोरे काले के आधार पर भेदभाव किया गया, उनके साथ क्या अपमान उनकी की गई है, दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ उन्हें क्या गोरों द्वारा क्या अलगाववादी नीति कर गई जिससे के तहत गोरों को श्रेष्ठ समझा गया और काले को नीचा दिखाया गया, उन पर क्या कठिनाई आई, पुलिस का क्या अत्याचार रहा, इस पर चर्चा करेंगे। इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ तक स्थिति खराब हो गया था कि जो काले लोग थे उन्हें देश के अलग अलग हिस्से में जाने पर भी प्रतिबंध था और वह अपनी मर्जी से विवाह तक नहीं कर सकते थे। उन्हें विवाह के लिए चयन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इतना अत्याचार का स्तर बढ़ गया था। सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेद सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। मंडेला और उसके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी छलांग था। ये सारी घटना को देखने के बाद नेल्सन मंडेला को लगा कि नहीं, हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर लगाम लगनी चाहिए और स्वतंत्रता के लिए हम अपना बात रखें। और ये सारा जिक्र कहाँ किए हैं, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करके नेल्सन मंडेला का एक बुक है। जनरली वन लाइनर क्वेश्चन में MCQ के रूप में पूछ दिया जाता है। विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए ही नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। अच्छा, एक चीज और है कि मंडेला स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, सिर्फ काले या गोरों के लिए नहीं था, सिर्फ काले लोगों के लिए नहीं था, बल्कि कुछ गोरे लोग भी ऐसे थे जिन्हें उस टाइप का स्वतंत्रता नहीं प्राप्त था जो और गोरे लोगों को प्राप्त था। तो उस बेसिस पे वो गोरे लोगों को भी स्वतंत्रता दिलाने चाहते हैं। अब आगे देखिए, इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 27 वर्ष जेल की कोठरियों के अंधेरे में बिताए। 27 इस स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के कारण उन्हें 27 साल जेल में रखा गया। कल्पना कीजिए कि अपने यौवन को किसी आदर्श के लिए होम कर देना, अपने रास्ते के साथ, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने, अपने प्रिय खेल, मंडेला बॉक्सिंग पसंद करते थे, खेलने, अपने पसंद के कपड़े पहनने, अपने प्रिय संगीत सुनने जैसे आनंदों को छोड़ देना और जीवन के हर अंग रहे उत्साह का त्याग देने का क्या मतलब है। कुल मिला के कहना चाहते हैं कि जिस उम्र में नेल्सन मंडेला को अलग अलग अपना शौक पूरा करने का टाइम था, अपना अच्छे से जीवन व्यतीत करने का टाइम था, उनका प्रिय खेल वो बॉक्सिंग खेलने का टाइम था, उस टाइम पे नेल्सन मंडेला ने क्या चुना, तो इन सब को त्यागते हुए, अपने उत्साह को त्यागते हुए, अपने जीवन की कुछ जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्यागते हुए उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अपने जीवन के एकदम जो स्वर्णिम काल होता है किसी व्यक्ति के लिए, उसको त्याग कर 27 साल जेल में रहे। तो सोचिए, एक व्यक्ति जो लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, अपने जीवन के स्वर्णिम युग को या अपने जीवन के स्वर्णिम साल को छोड़कर क्या कर रहा था, तो लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लग रहा था। अपने पसंदीदा खेल को छोड़ दिया, पसंदीदा कपड़े को पहनना छोड़ दिया, अपने प्रिय संगीत, अपने दोस्तों से दूर रहा, अपने खेल को त्याग दिया। किस लिए? ताकि लोगों को स्वतंत्रता दिला सके, लोगों के लिए लड़ सके। आगे देखिए, कल्पना कीजिए कि आपने यह सब छोड़ दिया है क्योंकि आप अपने लोगों की आज़ादी के लिए अभियान चला रहे हैं। कुल मिलाकर उन्हीं से रिलेटेड है। अपने एकाकी कठोर कोठरी में बंद रहना चुना और आपको यह भी नहीं पता कि आपको जेल से कब छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी कीमत चुकाई है। यही सेम चीज जो आपको सोचने के लिए बोला जा रहा है, सारी चीज को नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, स्वतंत्रता की लड़ाई में सब कुछ त्यागा है। और खुद पर भी बोलता है। एनसीईआरटी में एक बढ़िया बात है कि आपको कोई चीज पढ़ा रहा है तो खुद पे लागू करने के लिए बोल रहा है कि मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं और अपने समुदाय या अपने आसपास के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए आप अपने खेल को छोड़ दिए, अपने पसंदीदा को छोड़ दिए, आप अपने दोस्तों को छोड़ दिए,
आपका जितना पसंदीदा काम था वो सारा करना छोड़ के आप लोगों के लिए लड़ाई लग रहे हैं। उसमें जेल में आपको जाना पड़ेगा, कितना साल जेल में लड़ना रहना पड़ेगा इसका भी जानकारी आपको नहीं है। तो कुल मिला के आप अंधेरा में हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है, इसके बाद भी आप स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इतना बड़ा बलिदान दे रहे हैं, जो एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। आइए ग्रीन बॉक्स में देखते हैं, सॉरी ब्लू बॉक्स में देखते हैं कि क्या कहा गया है। क्या केवल महान स्त्रियां और पुरुष ही स्वतंत्रता जैसे ऊंचे आदर्शों के लिए लड़ते हैं? इन सिद्धांत का मेरे लिए क्या मतलब है? अब प्रश्न उठता है कि क्या सिर्फ कुछ ऐसे व्यक्ति जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, क्या हम लोग का कोई दायित्व तो नहीं है? हमारे लिए उसका क्या मतलब है? इस पे चर्चा करिए, खुद में भी सोच के देखिए। आगे देखिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला देखते हैं। आंग सान सू की के लिए गांधी जी के अहिंसा के विचार से प्रेरणा स्रोत थे। आंग सान सू की जो एक महिला हैं और यह गांधीवादी विचार से प्रेरित थी, और यह बेसिकली म्यांमार की रहने वाली थी और उन्हें घर में नजरबंद करके रखा गया था। मतलब उनको क्या था कि घर से बाहर नहीं निकलना और घर में नजरबंद करके रखा गया था। सू की अपने बच्चों से अलग है, यहाँ तक कि जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे तब भी सू की को उनसे मिलने की आज़ादी नहीं थे। यहाँ तक कि आंग सांग सू की जो है, इनका बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर करके इनका बुक है, जो कि अपने पति और बच्चे से अलग रहती हैं और इसे नज़रबंद करके रखा गया है। और ख़ास तौर पर उस परिस्थिति में जब इनका पति कैंसर से जूझ रहा और इस कंडीशन में भी अपने पति से मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। सोचिए कितनी बड़ी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है कि एक महिला के पति जो कैंसर से जूझ रहे हैं उनसे वह मिल नहीं सकती है। यह एक बड़ा अफसोस और बहुत घृणा की बात है कि लोगों की स्वतंत्रता को किस हद तक प्रतिबंधित किया जा रहा है। साथ ही देखेंगे सैनिक शासकों को सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उसे वापस म्यांमार लाना संभव नहीं है। अब साथ ही साथ आंग सांग सू की अगर इंग्लैंड चल जाती है अपने पति से मिलने, तो म्यांमार के शासकों को डर था कि वह उन्हें वापस इंग्लैंड से नहीं ला सकते थे, तो इसलिए उनको जाने ही नहीं दिया गया। आगे देखिए, आंग सान सू की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फॉर फियर, भय से मुक्ति है। भय से मुक्ति है। वह कहती हैं कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्ति हुए बिना आप गरिमापूर्ण जीवन जीवन नहीं जी सकते। अब देखिए, आंग सांग सुकी कह रही हैं कि जब तक आप भय में जीवन जिएंगे, मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं, आपको हमेशा इस चीज का डर रहेगा कि आपका पड़ोसी आपको कभी भी मार देगा। अब आप क्या करिएगा कि हमेशा डर और भय के माहौल में रहिएगा। अब इसके चलते आप तलवार लेके हमेशा अपने गेट के ऊपर तलवार भांजते आप रहिएगा। तो कुल मिला के आप जब तक डर से या डर की भय से मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक आपका जीवन नहीं जी सकते हैं। आप हमेशा कुछ ना कुछ, आपको डर रहेगा कि कल हम खाना खाएंगे कि नहीं, आपको डर रहेगा कि हम बाहर निकले तो हमको कोई अपनी स्वतंत्रता के लिए ना मार दे। तो कुल मिला के इनका मेन मकसद था कि फ्रीडम फॉर फियर या फिर भय से मुक्ति की बात करती हैं, जो कि व्यक्ति को गरिमा में जीवन प्रदान करता है कि अगर भय से मुक्त है तो गरिमा में जीवन आप जी सकते हैं। अब इसमें क्या है कि एक वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फ्रीडम फॉर फियर किसकी पुस्तक है। दूसरा नंबर ये भी पूछ सकता है कि आंग सांग सू की कहाँ की रहने वाली थी। इसी तरह का और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब देखिए, यह गहरे विचार हैं जो हमसे एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। सूकी का कहना है कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से और न ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। अब आंग सांग सूकी का कहना है कि न ही हमें लोगों के विचार से और न ही अपने सरकार या सत्ता से संबंधित लोगों से डरना चाहिए। मतलब अगर आप सरकार में उनको चुनकर बैठा रहे हैं, जब बैठ रहे हैं आपके द्वारा चुने गए लोग, तो आप उनसे डरिएगा क्यों? साथ ही आप अपने आसपास के लोगों से भी डर से मुक्ति चाहते हैं और अपने सरकार से भी। दो बात है, हम जो हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रक्रियाओं साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से भी अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। मतलब कुल मिला के यहाँ कहने का मतलब है कि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम काम करेंगे हमारे आसपास के लोग मजाक मजाक उड़ाएंगे, तो इन सब चीज़ों से भी व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छा काम है तो आप उसको कीजिए। यही नहीं कि हम कर देंगे तो मेरा पड़ोसी मेरा मजाक उड़ा देगा, हमारे परिवार के चार लोग हमारा मजाक उड़ा देंगे। तो इससे भी मुक्ति होना चाहिए। अब है कि आपको डर रहेगा तो आप अपने मन का काम नहीं कर पाइएगा। इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। आंग सान सू की के अनुसार गरिमा में
मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय प्राप्त करें, किसी भी प्रकार के भय पे विजय प्राप्त करें, चाहे लोगों से, समाज से, या फिर अपने सरकार से भी भय से मुक्ति प्राप्त करना है। आगे देखिए, आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देख सकते हैं। यही आदर्श हमारे राष्ट्र संघर्ष और ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। अब देखिए, टोटल यहाँ पे दो विचार हम पढ़े। एक तो हम पढ़े कि नेल्सन मंडेला ने 27 साल कैसे जेल में रख के लोगों की स्वतंत्रता की मांग की। वो अपने उम्र के स्वर्णिम युग की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर लोगों के लिए लड़ा। दूसरा नंबर, एक महिला जो बेबस महिला थी, जो अपने बच्चे से और अपने पति से दूर रही थी, यहाँ तक कि अपने कैंसर से जूझ रहे पति से मिल नहीं पाई। और उस महिला को सरकार से इतना डर था कि कहीं अगर बाहर निकले तो कहीं मार न दिया जाए। तो कुल मिला के भय से मुक्ति की बात की गई उनके द्वारा। तो स्वतंत्रता कितना जरूरी है, इन दो विचारों से या दो विचारकों के दिए गए उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता का मतलब हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले देखें कि स्वतंत्रता क्या है। इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। जो स्वतंत्रता का प्राथमिक उद्देश्य या प्राथमिक स्तर पर स्वतंत्रता सुनते के साथ हमारे दिमाग में क्या आता है कि कोई भी ऐसा प्रतिबंध जो व्यक्ति पर बाहर से लगाया जा रहा है, वह सारी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। मतलब बाहरी कोई प्रतिबंध नहीं हो तो आप स्वतंत्र हैं। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वयं तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर बाहरी प्रतिबंध, किसी प्रकार का बाहरी प्रतिबंध का दबाव नहीं है, व्यक्ति कोई भी अपना काम खुद की इच्छा से, खुद के निर्णय से कर रहा है, तो व्यक्ति को स्वतंत्र माना जाएगा। आगे देखिए, हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। अब एक बात प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या आप पे प्रतिबंध नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं। अब हो सकता है कि आपके पास पैसा नहीं हो, आप चाहते हैं, आप स्वतंत्र तो खूब हैं, लेकिन आपका मन है कि हम फलाने कंपनी का जींस पहने और आपके पास उतना पैसा है नहीं, तो क्या आप स्वतंत्र माने जाएंगे? ये सारे प्रश्न उठते हैं। आप गरीबी में, आपके पास स्वतंत्रता तो खूब दी गई, लेकिन आपके पास 2 टाइम का रोटी नहीं जुट पा रहा है, आप 2 टाइम अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं, तो आप स्वतंत्रता क्या करेंगे? इस टाइप का स्वतंत्रता जो अपने बच्चे का पेट नहीं भर सकता है। तो जो पहले अर्थ में हम लोग स्वतंत्रता देखते हैं कि प्रतिबंध का अभाव है, बस यह एक ऊपरी उसका जानकारी आपको मिलता है, लेकिन वास्तविकता क्या है हमें आगे पढ़ने के बाद पता चलेगी। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उनके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सकें। अब देखिए वास्तविक रूप से देखा जाए तो स्वतंत्रता क्या है? तो स्वतंत्रता व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति और अपनी योग्यता का विस्तार करना ही, और जो उसके सामने आने वाली संभावनाएं हैं उसको विकसित करना या विस्तार करना ही व्यक्ति की स्वतंत्रता है। कुल मिला के कहना है कि व्यक्ति अपनी रचनात्मक और अपनी क्षमताओं का, जो व्यक्ति अपने हिसाब से अपने मन से करना चाहता है, जो व्यक्ति को आता है, अगर वह कर पा रहा है, अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाना चाह रहा है, तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता मानी जाएगी, जो व्यक्ति के विकास के लिए लाभकारी होगी और व्यक्ति को अपने ढंग से खुद का विकास करने के लिए आगे बढ़ाएगी। यही स्वतंत्रता का वास्तविक मतलब है। आगे देखिए, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपने प्रतिभा का विकास कर सकें, स्वतंत्रता के दो ही पहलू महत्वपूर्ण है। अब देखिए, स्वतंत्रता के दो पहलू महत्वपूर्ण क्या बोला कि पहले तो आपके किसी भी बाहरी बाधाओं से मुक्ति होनी चाहिए, कोई भी बाहरी प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए, और दूसरा नंबर, आपके पास ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिससे आप अपनी प्रतिभा या खुद के मन के कार्य को कर सके ताकि आपका विकास हो पाए। तो महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरा क्या है कि एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोध के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ करेगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे और इस जो आओ कुछ करके सीखें जो बॉक्स है ब्लू कलर का, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या आप अपने गांव, शहर या जनपद में ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में याद कर सकते हैं जिसने अपनी या अपने औरों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया हो? उस व्यक्ति के बारे में एक छोटा सा लेख लिखिए। इस लेख में यह भी लिखिए कि उस व्यक्ति ने स्वतंत्रता के किस खास पहलू की रक्षा की। अब देखिए, अब इसको लोग बोल रहा है कि आप खुद पर लागू करके देखिए, अपने आसपास देखिए कि क्या कोई वैसा व्यक्ति है जो स्वतंत्रता के लिए, लोगों की स्वतंत्रता के लिए कभी खड़ा हुआ है, आवाज उठाया है।
और अगर हाँ ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। अब देखिए स्वतंत्रता का बहुत सारा मतलब है। मान लीजिए कि आपके गली मोहल्ले में कुछ वैसा काम नहीं हो पा रहा है जो आपके गली मोहल्ले के लिए बहुत ज़रूरी है, तो गली मोहल्ले का ही कोई एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है जो आप सारे लोगों के लिए, जितने भी एक मोहल्ले या गली में लोग रहते हैं, सारे के लिए आवाज़ उठाता है। तो कहीं ना कहीं यह आपके स्वतंत्रता का पार्ट है और यह आपके लिए आवाज़ उठा रहा है। तो आप इनके बारे में 2 लाइन लिखिए। आगे बढ़िए, देखते हैं क्या है। फिर पहले हम लोग इस वाले लाइन को पढ़ लेते हैं कि क्या है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड। अब कह रहा है कि समाज में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। अब आप समाज में रहते हैं और एकदम एब्सोल्यूट लिबर्टी यानी पूर्ण स्वतंत्रता चाहिएगा तो संभव नहीं है। समाज में रहने के बाद किसी न किसी प्रकार का प्रतिबंध लोगों पे लगता ही है। भले ही वह थोड़ा प्रतिबंध हो, लेकिन कुछ न कुछ सीमाएं लोगों पर लगाई जाती हैं। बिना सीमा का कुछ स्वतंत्रता भी नहीं होगा। अगर आपको एब्सोल्यूट राइट दिया जाए तो आप तो फिर वो मत्स्य न्याय टाइप का होगा ना, कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को मार देगी। तो ऐसा भी नहीं होनी चाहिए स्वतंत्रता का मतलब। इसलिए स्वतंत्रता का सीमित अर्थ ना लेते हुए हम लोग एक बहुत ब्रॉड रेंज में समझेंगे कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ सीमा और प्रतिबंधों की ही अनुपस्थिति नहीं है। आप जिस समाज के सदस्य हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई बात सीमाएं लगाई जाएगी। नहीं तो हर व्यक्ति को अगर एब्सोल्यूट स्वतंत्रता दिया जाए तो फिर तो एक दूसरे को मारने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई बोलने वाला भी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्योचित हैं और कौन से नहीं, किसको स्वीकार किया जा सके और किसको हटाया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि अगर आप समाज में रह रहे हैं तो कौन सा प्रतिबंध आप पे लगाया जाए और कौन सा नहीं, और अगर लगाया गया है तो कौन सा प्रतिबंध को माना जाए और कौन सा नहीं। इस पे भी चर्चा का केंद्र है। आगे देखते हैं कि क्या है। व्यक्ति और समाज के बिने व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी। आप समाज के बारे में और व्यक्ति के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। ठीक है। यह समाज का अर्थ समूह समुदाय अथवा राज्य भी हो सकता है जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब यह है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्ते की पड़ताल करने की जरूरत है। यह देखने की जरूरत है कि समाज का कौन सा लक्ष्य व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। हमें यह तय करने की जरूरत है कि कौन सा लक्ष्य वांछनीय है और कौन सा नहीं, किस लक्ष्य को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता है कि जो सिद्धांत हमने यह तय करने में इस्तेमाल किया कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, और उस प्रतिबंध को व्यक्ति और समूह तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर भी लागू करके देखना चाहिए। अब देखिए, हम लोग सामान्य तौर पर लोकल उदाहरण लेंगे जो आसपास हम लोग जनरली देख लिया करते हैं। अब आप समाज में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ बिहार सरकार द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध किया गया है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा किया जाए या फिर समाज के द्वारा मांग भी किया गया था कि शराब बंदी की जाए। अब क्यों बंदी की जाए कि आप शराब पीकर घर में घरेलू हिंसा कर रहे थे, बच्चों महिलाओं को मारपीट कर रहे थे, अपने गली मोहल्ले के लोगों की स्वतंत्रता का नुकसान कर रहे थे। कोई सोया हुआ है, आप दारू पी के चिल्ला रहे हैं। तो ये तो दिक्कत है कि आप अपनी स्वतंत्रता को इंजॉय करने या स्वतंत्रता का आनंद लेने के नाम पे लोगों की स्वतंत्रता को छीन ले रहे हैं। अब जो 12 बजे रात सोया हुआ है, अब 12 बजे रात दारू पी के हल्ला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की स्वतंत्रता छीन रहा है। अब उसमें क्या है कि जितनी स्वतंत्रता आपको दी गई है उतनी ही स्वतंत्रता एक महिला को भी दी गई है। तो आप घर में जब दारू पी के आते हैं, किसी भी ऐसा मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ का सेवन करके आप घर आ रहे हैं, इसके बाद आप हिंसक कार्य कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, तो कुल मिला के आप वैसा काम कर रहे हैं जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उस पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जैसे बिहार में लगाया गया, अलग अलग स्टेट गुजरात में लगाया गया है। इस टाइप का एक और घटना था 1990 के आसपास। आंध्र प्रदेश का घटना था जो कि अरक विरोध के रूप में जाना जाता है, कि वहाँ की महिलाएं अपने पति के शराब सेवन से इतनी नाखुश या परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसे अरक विरोधी आंदोलन किया गया। बाद में सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया। और भी बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं। आप 12 बजे रात रोड पर घूमिए, सरकार तुम जैसे सरकार के रूप में क्या है, सरकार का पार्ट है पुलिस। पुलिस आपसे तुरंत पूछ देगा कि आप 12 बजे रात क्यों घूम रहे हैं। अगर बिना मतलब के पूछ घूम रहे हैं तो आपसे सवाल जवाब किया जाएगा। वाकई में आपके पास वैलिड रीजन है और कुछ काम से आप गए तब तो आप ठीक है। तो कुल मिला के प्रश्न यह उठता है कि कौन सी स्वतंत्रता मानी जाए, कौन सी स्वतंत्रता नहीं। इस पर आगे विशेष चर्चा करेंगे।
उससे पहले आइए इस ग्रीन ब्लू और ग्रे लाइन को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है कि भारतीय राजनीतिक विचारकों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा है। जैसे बहुत सारे भारतीय विचारकों द्वारा भी दिया गया कि स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए। जैसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज की बात की गई कि स्वराज क्या है। तो स्वराज का अर्थ है स्वयं पर शासन भी हो सकता है कि खुद पर शासन, या फिर स्वयं के ऊपर शासन भी हो सकता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीति और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर यह एक मूल्य था कि लोगों को स्वतंत्र किया जाए, और सामाजिक स्तर पर भी स्वराज चाहिए, यह मांग थी। इसलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया, जिसने तिलक के प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक का नारा था। यह एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है। तो हमारा स्वराज स्वराज का मतलब क्या था कि हमें बाहरी शासन, हमें हमें उपनिवेश से मुक्ति दिया जाए और बाहरी शासन यानी ब्रिटिश सरकार से मुक्ति मिल सके। उस समय स्वराज का मतलब था। स्वराज का आशय अपने ऊपर अपनी राज भी है कि हम खुद का शासन खुद पे करेंगे, हमें किसी बाहरी शासन या शासक की आवश्यकता नहीं है। स्वराज की यह समझ गांधी के हिंद स्वराज में भी प्रकट होती है। हिंद स्वराज हिंद स्वराज के शब्दों में जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज प्राप्त करते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के शासन के द्वारा अगर हम खुद पे शासन करते हैं तो तब हम स्वराजी व्यक्ति कहलाते हैं। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी स्थिति से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करता है। और स्वराज सिर्फ स्वतंत्रता भी नहीं है, ऐसे सारे प्रतिबंधों, ऐसे सारे कारणों से मुक्ति है जो एक व्यक्ति को मनुष्य के रूप में या मनुष्य के रूप से वंचित कर रहा है। तो व्यक्ति मनुष्य है, इसलिए स्वराज आवश्यक होना चाहिए। आगे देखते हैं। स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना निहित है। साथ ही स्वराज में व्यक्ति को एक मशीन के रूप में कार्य करने से मुक्ति के रूप में भी देखा जाता है कि स्वराज का मतलब कि व्यक्ति मशीन के रूप में ना काम करे। साथ ही स्वराज में आत्मसम्मान भी है, दायित्व बोध भी, आप पे कुछ ऑब्लिगेशन भी है, दायित्व भी है, उत्तरदायित्व भी है। आत्म साक्षात्कार को पाना, अपने आप को शामिल करना, अपने आप को जानना भी है। स्वराज पाने की परियोजना में सच्चे स्वयं और उसके समाज समुदाय के रिश्ते को समझना महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्ति और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेगा। कहना न होगा कि स्वराज की ऐसी समझ 21वीं सदी में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1909 में गांधी के हिंद स्वराज लिखते समय थी। अब यहाँ एक और प्रश्न बचता है कि जब हिंद स्वराज भी पूछ सकता है कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो गांधी जी की, और 1909 में आती है हिंद स्वराज। इसमें बेसिकली स्वराज के साथ साथ उन्होंने वे सारे औद्योगिकरण या भारी उद्योग का भी विरोध इस पुस्तक में उन्होंने किया था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं यहाँ से। अब देखिए क्या है। अब कह रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा शुरू करते हैं। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। अब क्या है, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ से शुरू करेंगे हम। अभी तक हमने स्वतंत्रता के प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया गया है कि स्वतंत्रता क्या है, प्रतिबंध का अभाव है। अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कम करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर भी रोक टोक लगाती है। जैसे हम उन प्रतिबंधों को भी कम करना चाहते हैं जो समाज के द्वारा लगाई जाती हैं, और उसे कम करना है ताकि व्यक्ति अपने पसंद से काम कर सके। हालांकि यह स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। क्या है सकारात्मक पहलू? तो स्वतंत्रता होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देनी चाहिए जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो। अब सकारात्मक पहलू क्या है स्वतंत्रता का? कि व्यक्तियों, समूह या समुदाय या राष्ट्र के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करना जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। हर व्यक्ति समान परिस्थिति में नहीं होता, गरीब अमीर भी हैं। गरीब तो अपनी स्वतंत्रता का चयन सावधान आसानी से कर लेता है, उसे जो भी चाहिए मिल जाता है, उसे अपने हिसाब से कर लेता है। लेकिन गरीब आदमी क्या करे? तो उसके लिए क्या है, सरकार ऐसे प्रावधान करेगी जिससे वह अपनी स्वतंत्रता पा सके। ठीक है। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण है कि मान लीजिए कि मैं एक बच्चा हूँ, बहुत स्थिति मेरी अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति, और मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। अब क्रिकेट तो हम बहुत अच्छा खेलने जानते हैं,
लेकिन हमारे पास ना बॉल है, ना बॉल है, ना ही मेरे पास बैट है, बल्ला है। अब हम इस कंडीशन में तो हम अपना जो मेरी क्षमता है, आंतरिक क्षमता है, जो मेरी रचनाशीलता, उसे तो हम नहीं उभार पाएंगे। तो सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाएं प्रावधान की जाएगी मेरे लिए, और उस सुविधा के बेसिस पे हम कुछ सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र समाज वह है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। अब स्वतंत्र समाज उसे माना जाएगा जिसमें व्यक्ति अपने हित को अधिक से अधिक करे और न्यूनतम प्रतिबंध के बीच समर्थ हो। मतलब अपने समाज में, जिस समाज में व्यक्ति रह रहा है, उसमें न्यूनतम प्रतिबंध उस पर किए जाए ताकि व्यक्ति अपने हित को अधिक से अधिक कर सके। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अब किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता ही नहीं दिया जाए, मान लीजिए कि आप नॉर्थ कोरिया में हैं, वहाँ पे तानाशाही सरकार है। अब आपको बोल दिया जाए कि आप अपने मतलब बाल को, जैसे वहाँ कहा जाता है कि बाल कटवाने का भी एक कोड चलता है कि इसी टाइप का आपको हेयर स्टाइल रखना है। अब आपका प्रतिबंध है कि हम सलमान खान टाइप का या फिर हनी सिंह टाइप का हेयर स्टाइल रखें, आप नहीं रख पाइएगा। आपकी स्वतंत्रता भारत में रहते हुए है कि आप हनी सिंह के स्टाइल का बाल कटवा सकते हैं, लेकिन जब आप नॉर्थ कोरिया में चले जाइएगा तो सेम स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाएगा और वहाँ उनके हिसाब से आपको हेयर स्टाइल रखा जाएगा। समझे? तो कुल मिला के क्या है कि आपके चयन करने और आपके निर्णय लेने की स्वतंत्रता ही सबसे महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अब आइए इस पे ब्लू लाइन को देखते हैं। वाद विवाद और संवाद देखते हैं। लड़के लड़कियों को यह तय करने की आज़ादी होनी चाहिए कि वह किससे शादी करे। इस मामले में अभिभावकों को कुछ नहीं कहना चाहिए। अब दो तरह का चीज़ है। इसमें कहा गया है कि किसी भी लड़का लड़की, एज का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन निसंदेह रूप से 18 साल के बाद की बात किया जा रहा है। बच्चा बचपन में तो शादी होगा नहीं, तो 18 साल, 20 साल, 21 साल के बाद की बात की जा रही है कि व्यक्ति अब अपने स्वतंत्रता या अपने चयन के लिए तर्क संगत रूप से तैयार है। तो फिर व्यक्ति को ही, जिसको शादी करना है, मान लीजिए हमको शादी करना है, तो हमको अपने हिसाब से लड़की ढूंढना चाहिए। मेरे सामने कोई लड़की है, अगर उसको हम नहीं पसंद आए तो उस हिसाब से उसको लड़का ढूंढना चाहिए। लेकिन यहाँ पूर्णतः कहा जा रहा है कि क्या अभिभावकों को पूर्णतः इस कंडीशन में दूर रखा जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है कि इस मामले में क्या अभिभावक को कुछ नहीं करना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो पूर्णतः अगर एकदम से हटा दिया जाए तो वो भी गलत है। तो कुल मिला के यहाँ क्या है कि एक लड़का लड़की को मौका दीजिए, लेकिन अभिभावक को भी अपने साथ में रखिए। आगे देखिए, प्रतिबंधों के स्रोत क्या क्या हैं। अब एक व्यक्ति पे किस किस तरह का प्रतिबंध लगाया जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। अब किसी व्यक्ति पर अगर प्रतिबंध लग रहा है तो कैसे लगेगा उसकी स्वतंत्रता पर? कोई राज्य द्वारा लगा दिया गया, कोई बाहरी नियंत्रण द्वारा लगा दिया, कोई आसपास के व्यक्ति द्वारा लगा दिया गया, या गली मोहल्ले या समाज द्वारा लगा दिया गया कि समाज के लोगों से इसका संबंध नहीं रहेगा, फलाने आदमी को हम अपने समाज में नहीं रहने देंगे, फलाना आदमी अपने घर से निकलेगा तो ये काम कर दिया जाएगा। मतलब आपके आसपास भी लोग आप पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। फिर आप पे किस गली मोहल्ले के लोग कहेंगे कि हम फलाने व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, तो ये सारी भी प्रतिबंध का ही एक पार्ट है। अब आगे देखिए, ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून के मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब आप पे ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उस पे दो कारण हो सकता है। या तो आप पे बलपूर्वक, फोर्सली आप पे दबाव बना दिया जाए कि तुम नहीं करोगे तो तुमको दंडित किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा नंबर पे कुछ ऐसा नियम कानून बना दिया जाए जिसके मदद से सरकार आप पे प्रतिबंध लगा दे। तो दो चीज है। तो इसी प्रकार का प्रतिबंध दो तरीके से लगाया जा सकता है, या तो नियम कानून बनवा के या फिर जबरदस्ती आप पे प्रतिबंध लगा दिया जाए। दो तरीके से लगा सकते हैं। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की व्यवस्था ने लगाई थी, सेम टाइप का। सरकार की कोई न कोई जरूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी जाती है। अब देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न उठ जा रहा है कि आपकी स्वतंत्रता सबसे ज्यादा वहीं मिल सकती है जहां लोकतांत्रिक सरकार हो। अब तानाशाह सरकार में रहेंगे, अब आप नॉर्थ कोरिया चले जाइए, वहां स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। स्वतंत्रता का बात करिएगा तो आपको सीधे मार दिया जाएगा। वही चीज है
कि स्वतंत्रता को हम तब समझ सकते हैं कि जब एक लोकतांत्रिक सरकार हो और कुछ हद तक आपको अपने सरकार की नीतियों या सरकार के खिलाफ विरोध करने का, जैसे आज ही हम भारत का कंडीशन बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं, जैसे किसान बिल आया था केंद्र सरकार द्वारा, इस पर लोगों ने प्रतिबंध जताया, सॉरी इसमें प्रतिबंध लोगों ने विरोध जताया और बाद में सरकार द्वारा किसान बिल को हटा दिया गया। तो क्यों किया गया? चूंकि आप एक लोकतांत्रिक देश में हैं, वहाँ की स्वतंत्रता ज़्यादा अच्छे से उभर सकती है। सेम कंडीशन अगर नॉर्थ कोरिया में होता, तो अगर आप सरकार के विरोध में जाते तो सीधा आपको मार दिया जाता, नज़रबंद कर दिया जाता। जैसे एक बार बहुत चर्चा का विषय बना था कि चीन के रहने वाले हैं जैक मा, जो कि अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर हैं, बहुत बड़े माली, बहुत बड़े लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ मुकेश अंबानी टाइप के, उसी तरह चीन में जैक मा है। जैकमा ने सरकार की कुछ नीति के खिलाफ विरोध किया। अब चीन सरकार ने उसे नजरबंद कर दिया। सोचिए, उतना बड़ा व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, तो आम लोग, जो आम नागरिक है, उसकी स्वतंत्रता का क्या ही मतलब होगा सरकार के। तो कुल मिला के यहाँ कहने का मतलब है कि आपकी स्वतंत्रता तभी आपको बेहतर तरीके से मिल सकती है जब आप एक लोकतांत्रिक सरकार में रक्षा रहते हैं, और लोकतांत्रिक सरकार में रहने के नाते आपको सरकार के खिलाफ कुछ विरोध करने का भी स्वतंत्रता दिया जाता है। आगे देखिए, लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जाति व्यवस्था में होता है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी हो सकता है, अंकुश लग सकते हैं। अब देखिए स्वतंत्रता पर भी दो तरह से विरोध हो सकता है। या तो आप बहुत गरीब हैं, तो आपके साथ लोग, आप अपनी इच्छाओं पर या अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए कि हमारे जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अब मुकेश अंबानी हमारे ही देश का निवासी है, मुकेश अंबानी अपनी ज़रूरत की हर सुख सुविधा ले आ रहा है। क्या आप और हम ऐसी सुख सुविधाओं को ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते। तो आर्थिक रूप से हम असमान हैं, इसलिए अपने लिए वो सारे काम हम लोग नहीं कर सकते जो एक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति कर सकता है। तो यहाँ आर्थिक असमानता की बात आ जाएगी। दूसरे नंबर पे कहा जाता है कि कुछ असमानता सामाजिक तौर पे बना दिया जाता है, जैसे छोटा बड़ा, ऊंच नीच, या फिर छुआछूत टाइप का हो गया। अब इस स्तर की भी असमानता है, तो इस स्तर के भी असमानता में भी लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते हैं। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान देता है। अब हमारे जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके द्वारा ऐसे ही स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को दूर करने की बात कही, जो कि आर्थिक असमानता के आधार पे हो या फिर सामाजिक असमानता के आधार पे हो, दोनों को दूर करने की बात करते हैं। आगे देखिए, आगे 2.3, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? आखिर सरकार या समाज द्वारा हम पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? कुछ सीमित प्रतिबंध ही सही, लेकिन क्यों लगाया जाता है? तो आगे हम देखते हैं। हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ही ना हो। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपको कुछ, या ऐसे समाज या ऐसे लोगों के बीच रखा जाए जिसमें किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हर व्यक्ति अपने मर्जी के हिसाब से काम करेगा। अब उसमें क्या होगा कि जो शक्तिशाली लोग होगा वह अपनी स्वतंत्रता का ज्यादा लाभ उठा पाएगा, और जो कम शक्तिशाली होगा वो स्वाभाविक रूप से अपनी स्वतंत्रता का आनंद उतना नहीं उठा पाएगा। अब इस कंडीशन में कि एक व्यक्ति स्वतंत्रता का ज्यादा लाभ उठा रहा है, जिसके चलते दूसरी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। अब क्या है कि इस कंडीशन में कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा है जिसकी स्वतंत्रता दांव पे जा रही है, जिसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग रहा है, चाहे जिस रूप में लगे, लेकिन लग रहा है। आगे देखिए, हमें कुछ प्रतिबंधों की तो जरूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। अब इसी कंडीशन में कोई बहुत पावरफुल है, बहुत कोई कम पावरफुल है, अगर इस कंडीशन में आप रहिएगा तो समाज में अव्यवस्था, अराजकता फैल जाएगा। हर बड़ा व्यक्ति छोटे को मार देगा, हर बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति को लूट लेगा, तो फिर समाज चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ सीमित स्वतंत्रता होनी जरूरी है समाज में। अब आ गया ये, लोगों के बीच मन मतांतर भी हो सकता है, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वे सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकते हैं। अब इसमें कहा गया कि हो सकता है दो व्यक्ति के मत में अंतर हो। अब व्यक्ति की महत्वाकांक्षा में भी टकराव हो सकता है। हमारे पास कम संसाधन है, उसमें भी लोग टकराव कर सकते हैं कि हमें चाहिए हमें चाहिए। तो इसलिए सीमित प्रतिबंध होने चाहिए। साथ ही समाज में असहमति उभरने के अनेक कारण हो सकते हैं, और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हमें चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, जमीन या मकान की लड़ाई, किसी भी खास फिल्म किसी भी खास फिल्म को देखने के लिए असहमति जैसे अनेक मुद्दे संघर्ष, हिंसा और कई बार जन हानि तक ले जा सकते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात करता है कि अगर व्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध नहीं लगाया जाए
तो यहाँ हर व्यक्ति गर्म खून का चल रहा है, छोटी छोटी बात पर लोग लड़ जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का एक दूसरे से विचार नहीं हो रहा है तो उस विचार पे लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, मारा पीटी हो जा रहा है। कोई संसाधन है उसके चलते लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है कि सीमित संसाधन है, हम लेंगे, हमको चाहिए, हमको चाहिए, इस बीच में टकराव हो जा रहा है। अगर किसी को कोई मकान चाहिए तो दो लोग लड़ जा रहे हैं। मतलब इतनी छोटी छोटी बात पे, यहाँ तक कि पार्किंग के लिए, रोड पर चलने के लिए, हल्का सा किसी में गाड़ी सट गया, कोई किसी को टक्कर मार दिया, इन छोटी छोटी बातों के लिए भी लोग लड़ जा रहे हैं। अब इसके लिए क्या है कि अगर इस कंडीशन में लोग लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से अव्यवस्था फैल जाएगी। तो सरकार या समाज द्वारा कुछ नियम बनाया जाएगा। आज हम बहुत जगह बस स्टैंड पे या फिर रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो पार्किंग की सुविधा क्यों होती है? ताकि लोग लड़े नहीं, और उस स्टेशन द्वारा जो विधि व्यवस्था बनाई गई है उस विधि व्यवस्था के आधार पे हम लोग अपना पार्किंग का प्रावधान रखें। अब देखिए, फिल्म देखने ही जा रहे हैं, मान लीजिए कि 100 सीट का व्यवस्था है फिल्म देखने के लिए। अब दो लोग लड़े जा रहे हैं कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, 200 की जगह 300 लोग बैठ गया। अब 200 की जगह 300 लोग बैठ गए तो स्वाभाविक रूप से लड़ झगड़ मारपीट के वहां रह जाएंगे लोग। तो नियम क्या होगा कि प्रबंधक, जो सिनेमा हॉल का जो प्रबंधक है, वह कुछ नियम बनाएगा कि हम इतना पैसा लेंगे और इतने लोग को बैठाएंगे। तो हर जगह किसी न किसी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध की जरूरत है। हर प्रतिबंध खराब नहीं होता है। अगर पूर्णतः व्यक्ति को प्रतिबंध मुक्त कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैल जाएगी। आगे हम देखते हैं। इसलिए हम समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई न कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंध के साथ रहने में सक्षम होंगे। अब एक पॉइंट और उठता है कि दो ही कंडीशन में हम रह सकते हैं। या तो हम बहुत नैतिक आदमी हैं और हम अपने ही जितना अपने आप को हम तहजीब देते हैं, अपनी स्वतंत्रता को जितना महत्व देते हैं उतनी ही स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति को भी और उसकी स्वतंत्रता को भी महत्व दे रहे हैं, तब या तो हम समान रूप से रह सकते हैं। या फिर हम यह कर सकते हैं कि अपने विचार या अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी व्यक्ति पर न थोपा जाए। आज का है कि अगर आपके आसपास पड़ोस में भी है कि दो व्यक्ति में मतभेद हो गया, एक मान लीजिए कि बीजेपी का सपोर्टर है और एक कांग्रेस का सपोर्टर है, अब अपने में ही कट्टर दुश्मनी रहेगा, रह रहा है एक ही जगह, बगल में उसका घर है, लेकिन कट्टर दुश्मनी किस लिए है? क्योंकि दोनों के मत में अंतर है। तो इसीलिए आप अपने मत में अंतर रहिए, लेकिन आप अपने मत को किसी पर थोपिए नहीं। ये चीज हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक चीज को खराब या एक चीज को बढ़िया बोल सकता है। मान लीजिए कि हम किसी वस्तु के बारे में अच्छी धारणा रखते हैं, अब हम आप पे भी दबाव बनाए कि नहीं हम अच्छा सोचते हैं इसलिए तुम भी अच्छा सोचो, तो कहीं ना कहीं उसकी स्वतंत्रता को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं और उस पर हावी होने, डोमिनेंट होने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में न्यूनतम प्रतिबंध हम पे लगना चाहिए कि नहीं भाई, उसको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है, तो वो भी अपना विचार रख सकता है, इसलिए किसी के दबाव में हुआ के कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए, आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। एक आदर्श समाज वही है जहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा अभिव्यक्ति को अपने तरीके से रख सके, यही व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम इस ब्लू बॉक्स को पढ़ेंगे जिसमें सुभाष चंद्र बोस के विचार दिए गए हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे, यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसे आदर्श होने चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। अब देखिए, कुछ हम वैसा एकदम क्रांतिकारी काम करना चाह रहे हैं, लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाह रहे हैं, तो हमारे पास कुछ एक आदर्श कहानी के रूप में होना चाहिए। जैसे आज हमें बहुत अच्छा अच्छा कहानी सुनाया जाता है कि देखिए, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक बुराई से दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने फलाना फलाना काम किया, सती प्रथा से संबंधित फलाना काम किया गया फलाने व्यक्ति द्वारा। तो हमें इसलिए समझाया जाता है ताकि हम उन व्यक्ति के आदर्श को ग्रहण कर सकें। ठीक है, यह आदर्श स्वतंत्रता का है, लेकिन स्वतंत्रता का ऐसा शब्द, स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत अर्थ हैं। हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकसित अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजर रही है। स्वतंत्रता से मेरा आशय मेरी सर्वांगीण स्वतंत्रता से है, जो व्यक्ति और समाज को अमीर और गरीब की हो, स्त्री पुरुष की हो तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होगा बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोध हो और सामाजिक असमानताओं का अंत तथा सांप्रदायिक और धार्मिक सहिष्णुता का सर्वनाश भी है। यह आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुष को स्वप्न सरीखा लग सकता है, लेकिन केवल
यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकती है। अब देखिए यहाँ पूरा कहने का क्या तात्पर्य है कि अमीर और गरीब, स्त्री पुरुष तथा सभी लोगों और सभी वर्गों को यह स्वतंत्रता की जो बात हम लोग कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति पे ना हो कि अमीर गरीब, गाले अथी काले गोरे, स्त्री पुरुष, सब पर लागू होना चाहिए, तभी एक आदर्श समाज में हम रह रहे हैं। इस स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होना, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा ही नहीं है, बल्कि सामाजिक असमानताएं, सांप्रदायिक तथा धार्मिक सहिष्णुता का भी समर्थन होना चाहिए। सिर्फ हम पॉलिटिकली या फिर स्वतंत्रता का एक स्तर देखें तो यह गलत होगा। इसलिए स्वतंत्रता का बहुत सारे मतलब है, यहाँ यह बात किया गया है। आगे हम फिर से वहीं आ जाते हैं। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए यहाँ से हम लोग हैं कि अब आगे देखिए, लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी कुछ प्रतिबंध की आवश्यकता होती है। अब इस टाइप का भी समाज बना रहे हैं तो कुछ प्रतिबंध की आवश्यकता होती है। कम से कम यह जरूरी होता है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अब देखिए, यहाँ हमें यह भी सोचना होगा, तैयार रहना होगा कि हमारे पड़ोसी या हमारे सामने वाला व्यक्ति हमसे अलग मत रख सकता है। इसी टाइप का उदाहरण एक इसमें उदारवादी विचारक हैं वोल्टेयर। वोल्टेयर स्वतंत्रता के इतने बड़े समर्थक हैं, जिनका एक बहुत अच्छा कथन कथन है जो आगे चल के आप लोग पढ़िएगा कि मुझे आपसे दिक्कत है, मुझे किसी व्यक्ति से दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं उसके बोलने की स्वतंत्रता को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वोल्टेयर का कथन देखिए कि उस व्यक्ति से, मुझे किसी व्यक्ति से, मतलब आपके सामने वाला, आपके पड़ोसी से आपको दिक्कत है, लेकिन फिर भी आप उसकी बोलने की स्वतंत्रता को खत्म नहीं कर सकते। सोचिए कितना बड़ा बात है। उनका टॉलरेंस करके एक बुक भी है, आगे देखते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए जरूरी है कि हम उन सब का विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं या उनसे अलग राय रखते हैं। बहुत बार हमारे दिमाग में ऐसा विचार आते हैं कि जो हमारे विरोध में हमसे अलग विचार रखते हैं उनका हम विरोध करें, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार्य या अवांछनीय लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानून और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचार को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सकता है। स्वाभाविक रूप से हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे दो व्यक्ति के बीच मतों का अंतर हो सकता है, और हमें कुछ ऐसे भी कानून की आवश्यकता है जो इस अंतर को स्वीकार कर सके और उस पर वाद विवाद या चर्चा परिचर्चा कर सके, विरोध करने के बजाय। जैसे जॉन लॉक का एक कथन था कि अगर 100 लोग एक सभा में बैठे हुए, सॉरी जॉन लॉक नहीं, जेस मिल का था कि एक समूह में 100 लोग हैं और 100 में से 99 लोग एक मत रखते हैं, लेकिन 100 में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसका मत 99 से अलग है, तो आप उस एक व्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते हैं। हो सकता है एक व्यक्ति बहुत अच्छा, आपसे अच्छा दे दे कुछ विचार, भले आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसकी बोलने की जो स्वतंत्रता है उसे बरकरार रखना होगा, उसका सपोर्ट करना होगा आपको। ऐसा नहीं है कि 99 आदमी बोल रहा है कि हम अच्छे हैं, एक बोल रहा है कि हम खराब हैं, तो आप उसको चुप करवा दे, बिल्कुल नहीं। अगर वह, हो सकता है कि एक व्यक्ति आपसे ज्यादा अच्छा विचार रख सके, तो हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। बदतर स्थिति में हमें किसी की बदतर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एकरूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। बहुत खराब स्थिति ऐसा हो सकता है जिसमें कहा जाए कि किसी व्यक्ति के एक विचार को एक्सेप्ट कर लिया जाए। ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की ओर भी ज्यादा जरूरत होगी। अब देखिए, ऐसा कोई दबाव आप पे बन रहा है कि नहीं, आपको किसी व्यक्ति के विचार को एक्सेप्ट करना होगा, तो इस स्थिति में हम कानून का संरक्षण ले सकते हैं। भारत में ऐसा व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में। तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं आपके प्रतिबंध के लिए। तो आपको कभी भी ऐसा लगे तो अपने मौलिक अधिकार के रूप में जो बोलने की स्वतंत्रता मिली है, इसकी संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं आप। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक और औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं। प्रश्न यह उठता है कि कौन सा जो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है वह आवश्यक है और कौन सा नहीं है, कौन सा सही कौन सा गलत है, कौन सी सत्ता औचित्यपूर्वक यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, और क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिसे सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जीवन के जो बाहरी प्रतिबंध से मुक्त होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि माता पिता कहीं गाइडलाइंस में बहुत बार बच्चा पढ़ाई करता है, उसका मन कुछ और करने का रहता है, पिता के दबाव में, घर के दबाव में कुछ और कर लेता है। इस कंडीशन में वो अपने जीवन बर्बाद कर बैठता है। इसीलिए कुछ कंडीशन में व्यक्ति को पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए, जैसे कि अपने करियर का चुनाव करने के लिए, अपने शादी विवाह के समय चुनाव करने के लिए,
नहीं तो अगर वह हमेशा दूसरों के फैसले को एक्सेप्ट करता जाएगा तो कहीं ना कहीं वह अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा। आगे आप देखिए, हानि सिद्धांत आता है, लेकिन हानि सिद्धांत से पहले हम लोग इसे ब्लू लाइन को पढ़ेंगे जिसमें उदारवाद लिखा गया है। जब हम कहते हैं कि उसके माता पिता बड़े उदार हैं, जब हम एक शब्द का, उदार शब्द का यूज करते हैं, कि हम दोस्त के ही बोलते हैं कि हमको घर से निकालने नहीं दिया जाता है, बहुत प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि तुम 8 बजे आ जाना, 9 बजे आ जाना, वही मेरा दोस्त क्या है कि 12 बजे रात तक घूम रहा है। तो इसके लिए शब्द हम लोग यूज करते हैं कि माता पिता उसके बहुत अच्छे हैं हमारे दोस्त के, या फिर बहुत उदार हैं, बहुत लिबरल हैं कि उसको बहुत छूट दे के रखें। तब हम अक्सर यह कहना चाहते हैं कि वह बड़े सहनशील यानी टॉलरेंस है। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को सहनशीलता के मूल्य के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। यानी उदारवाद और सहनशीलता एक चीज है। उदारवादी चाहे किसी व्यक्ति से असहमत हो तब भी वह उनके विचार और विश्वास रखने और व्यक्त करने के अधिकार का पक्ष लेते हैं। यही बात मैंने शुरू कहा कि उदारवादी आपके व्यक्तित्व से, आपके विचार से कितनी भी असहमत क्यों ना हो, लेकिन आपकी बात रखने, आपके विचार रखने के अधिकार पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाते। लेकिन उदारवाद इतना भर नहीं है, और न ही उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा है जो सहिष्णुता का समर्थन करता है। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है, व्यक्ति को केंद्र में रखा गया है। उदारवाद का सीधा सा मतलब व्यक्ति केंद्र में है, और व्यक्ति केंद्र में इसलिए व्यक्ति को एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट लिबर्टी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात करता है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज या समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उनके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इसे महत्व देता है। अब उदारवाद का सबसे बड़ा चीज मानना है कि परिवार, समाज, राज्य आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति उसको महत्व देता है तब उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ सेंटर में एक व्यक्ति को रखा गया है, व्यक्ति को एब्सोल्यूट राइट दिया गया है, जैसे कि संपत्ति, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की राइट की बात करते हैं जॉन लॉक। तो यहाँ व्यक्ति को एब्सोल्यूट राइट दिया गया है। उदाहरण के लिए उदारवादी कहेंगे कि किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। अब देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप किसी से विवाह करना चाहते हैं, आपकी कौन धर्म पत्नी होगी, कौन आपका पति होगा, तो यह जिक्र सिर्फ लड़का और लड़की के द्वारा किया जाना चाहिए, ये नहीं कि उसका परिवार के द्वारा, ये नहीं कि हम इस जाति में हैं तो इसी जाति में विवाह करेंगे, ना ही समुदाय के द्वारा। तो यह व्यक्ति का खुद का फैसला होना चाहिए, जिसका आजकल लोग घर वाले विरोध करते हैं उदारवाद का। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। समानता से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, और सबसे ऊपर व्यक्ति को स्वतंत्रता रखते हैं, उसके बाद समानता या फिर जो भी आता है। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नजर से देखते हैं। इसलिए ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिका का पक्ष रखा है। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि समाज और आर्थिक असमानताओं को कम करके करने वाले उपाय की जरूरत है। अब देखिए, दो चीज है। अब उदारवादी स्वतंत्रता के पक्ष में एक राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नजर से देखते हैं, एक सरकार को भी केंद्र की संदेह की नजर से देखते हैं, जिसके चलते एक सरकार को न्यूनतम अधिकार की बात करते हैं। जैसे आप जॉन लॉक को या फिर रॉबर्ट नॉजिक को देखिएगा तो एक नाइट वॉचमैन के रूप में देखते हैं कि राज्य का क्या काम क्या है, व्यक्ति को खुला छोड़ दीजिए, बस कुछ एक काम राज्य को दिया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, राज्य पर मतलब राज्य की न्यूनतम भूमिका होगी और राज्य पर, व्यक्ति पर न्यूनतम प्रतिबंध लगाएगा। अब देखिए, उदारवाद का मतलब समझ लिए कि उदारवाद का सेंटर पॉइंट या केंद्र में क्या है? एक व्यक्ति है, व्यक्ति को ज्यादा महत्व देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्ति को एब्सोल्यूट राइट देता है, व्यक्ति को लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार देता है, उदारवाद का है। इसको हम लोग आगे भी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस चीज को स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह स्वतंत्रता को अगर समझना है तो उदारवाद के ही अंदर समझा जा सकता है। उदारवाद इसका मेन पॉइंट है, उसी के अंदर स्वतंत्रता आता है। उदारवाद का मेन जो स्तंभ है स्वतंत्रता से ही शुरू होता है। अब देखिए, यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जेस मिल विचारक है जिनका हानि सिद्धांत है। हानि सिद्धांत को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध, सीमा आरोपित करने की क्षमता और उनके परिणाम से जुड़े मुद्दे को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा जिसे जॉन स्टूट मिल, जेस मिल। अब देखिए, हानि सिद्धांत की जो बात करते हैं, मोटा मोटी सारे बात को एक सार हम जोड़ के रखते हैं कि जो हानि सिद्धांत है जेस मिल के द्वारा दिया गया है। जेस मिल अपनी ऑन लिबर्टी पुस्तक में हानि सिद्धांत की बात करते हैं, जिसमें कि बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। आइए
मिल के कथन को उसी के शब्दों में पढ़ें और समझने का प्रयास करें। अब वाकई में मिल क्या कहना चाहते थे इस हानि सिद्धांत जो कि वो अपने ऑन लिबर्टी बुक में दिए थे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्ति या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य। अगर कोई व्यक्ति की स्वतंत्रता में समाज द्वारा या राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो उसका कोई एक ही कारण होगा जो आगे जिक्र किया गया है, तो है आत्मरक्षा। आप तभी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की क्षति पहुंचा सकते हैं, को क्षति पहुंचा सकते हैं, जब आपकी आत्मरक्षा की बात हो। अगर हम जैसे अपनी कंडीशन में हम बात कर रहे हैं कि हम किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को तभी नुकसान पहुंचा सकते हैं जब हमें ऐसा लगे कि उसके कोई काम करने के तरीके से सीधे मेरी जान जा सकती है, हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उस कंडीशन में हम उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सभ्य समाज के किसी भी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाने हो सकता है। अब कह रहा है कि कोई भी सभ्य समाज में किसी व्यक्ति पर या किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर तभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब हम यह देख चुके और समझ चुके हैं कि इसके काम करने के तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम उस व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। मिल ने स्वयं संबंध और पर संबंध कार्यों में अंतर किया। अब दो चीज है। मिल यहाँ हानि सिद्धांत के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि व्यक्ति दो तरीके का काम करता है। एक तो हो गया स्वयं संबंधी, जो व्यक्ति को खुद में प्रभावित करता है, जिससे कोई दूसरे व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं। हम कुछ वैसा काम करें या आप कुछ ऐसा काम करें जो सिर्फ आपको ही उससे प्रभावित होना पड़ रहा है, किसी और व्यक्ति को उससे कोई प्रभाव नहीं है, तो उस कंडीशन में आप पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा। अब बंद कमरे में हम बैठ के दारू पी रहे हैं, बंद कमरे में हम सिगरेट पी रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। लेकिन सेम चीज को अगर हम देखा जाए तो एक पर संबंध कार्य है। कोई ऐसा हम काम करें जिससे कि हम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे उस काम करने के चलते किसी और व्यक्ति को नुकसान हो रहा है। जैसे अगर सिगरेट हम रूम में अपना बंद करके पिए तो फिर भी ठीक है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वही सिगरेट हम पब्लिक प्लेस पे पिए जिससे आपको आपके जगह किसी और व्यक्ति को निशान भी नुकसान हो, जैसे जिसे पैसिव स्मोकर कहा जा सकता है। या आप पब्लिक प्लेस पे जहाँ 10 लोग हैं आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपसे ज्यादा नुकसान तो उन 10 लोगों को हो सकता है, तो इसीलिए पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना प्रतिबंधित है। तो वे सारे काम व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकता है जिस काम से सिर्फ उस व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, जिस काम के द्वारा उस व्यक्ति को प्रभावित किया जा रहा है। लेकिन उन सारे काम को करने के लिए व्यक्ति प्रतिबंधित है जिसके करने से व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य करने से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान हो। तो आइए हम लोग देखते हैं। आइए क्या है, तो स्वयं संबंध वे कार्य हैं जिसके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, जबकि पर संबंध वे कार्य हैं जो उसके अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। मतलब स्वयं संबंध हो गया कि आप काम किए आप पे प्रभाव पड़ा, लेकिन पर संबंध में आप काम किए लेकिन लोगों पर प्रभाव पड़ा। अब लोगों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है तो इस कंडीशन में आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मिल का तर्क है कि स्वयं संबंध कार्य और निर्णय के मामलों में राज्य या किसी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अगर खुद को कुछ वैसा काम कर रहा है जो सिर्फ उसी को क्षति पहुंच रहा है या फिर उससे खुद प्रभावित है, तो उस कंडीशन में राज्य या सत्ता को कोई प्रतिबंध व्यक्ति पर नहीं लगाना चाहिए। आसान शब्दों में कहा जाए तो स्वयं संबंध कार्य वे हैं जिसके बारे में कहा जा सके कि ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूंगा जैसे मेरा मन होगा। ऐसे हम देख सकते हैं, मैं एक सॉन्ग था, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। इस टाइप का जितना भी काम है उस पर राज्य या सत्ता के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। या अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। हम कोई ऐसा काम किए तो जिससे सिर्फ हम प्रभावित हैं, तो लोगों को नेता बन के आने की आवश्यकता नहीं है। हम जब ऐसा काम करेंगे जिससे आपको नुकसान हो तब तो आप आइए। इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरे पर असर डालते हैं या जिससे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में पर संबंध कार्य वे हैं जिसके बारे में कहा जा सके कि अगर तुम्हारी गतिविधि से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसान से बचाए। स्वतंत्रता से जुड़े मामले में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचा सके। अब देखिए, स्वयं संबंध तो समझ चुके। पर संबंध काम वे सारे काम है जिसके करने से व्यक्ति के अलावा किसी और लोगों को भी नुकसान हो, तो इस कंडीशन में राज्य या सरकार या समाज को उठकर आना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को नुकसान होने से बचाए और जो व्यक्ति नुकसान पहुंचा रहा है उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा।
थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, विस्तार से हम लोग देख रहे हैं, बढ़िया से समझ रहे हैं, तो थोड़ा लंबा होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत हो तो 1.5 में करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए। क्योंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। ठीक है। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को होने वाले हानि गंभीर हो। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य अ, अमान्य करने के सुझाव देते हैं। अब दो चीज़ है। अब कुछ प्रतिबंध व्यक्ति पे लगाए जा सकते हैं और व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन छोटा मोटा काम के लिए नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई बहुत छोटा काम किया कि मोहल्ला में कोई गाने गाते जा रहा है, अब उससे आपकी स्वतंत्रता हानि हुआ, आप केस कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है। अब उस कंडीशन में आप क्या करिएगा कि समाज के ही आप 8-10 लोग मिल जाइए, तो उसमें आप कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को मना किया जाए कि राह चलते गाना नहीं गाए। इस टाइप का एक वेब सीरीज आया था जिसमें था कि गमछी या लुंगी पहन के अ, एक जेंट्स अपने क्या बोलते हैं बालकनी में घूमता रहता है, तो सोसाइटी की ही दूसरी महिला उस पर आवाज उठाती है कि नहीं, मतलब ऐसे गमछी पहन के या फिर अंडरवियर पे आप बाहर नहीं घूम सकते हैं। तो इस टाइप का मतलब समाज में ही बैठ के वो छोटा छोटा कोई भी ऐसा छोटी मोटी हानि के लिए कानून की जगह हम समाज का सहारा ले सकते हैं और समाज के स्तर पे उसे सुधार सकते हैं, गली मोहल्ला में बात करके सुधार सकते हैं। तो हर छोटा काम के लिए हम थाना या कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज में संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जतानी काफी होनी चाहिए। अब देखिए कि अब ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत हाई वॉल्यूम में संगीत बजा रहा है, गाना बजा रहा है, इस कंडीशन में तो आप सीधे कोर्ट तो नहीं जाइएगा कि नहीं भाई केस कर देंगे हम इससे। तो इससे ये हो सकता है कि अपने मोहल्ले या फिर अपने फ्लैट के ही 10-20 जो भी लोग हैं मिल के बात करें कि नहीं भाई तुम गाना सुनो, लेकिन एकदम से इतना तेज नहीं सुनो जिससे किसी और को नुकसान हो। इसमें पुलिस को शामिल नहीं करना चाहिए, आपसी सामंजस्य बिठाकर इसको हल करना चाहिए जो छोटा मामला है। जो व्यक्ति औरों को होने वाले नुकसान की परवाह न करते हुए ऊंची आवाज में संगीत सुनता है, चाहे तो बाकी लोग उसकी अभिवादन अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, अब वो बहुत हाई वॉल्यूम में गाना सुन रहा है, अब एक दो बार आप मना किए नहीं माना, तो अब उससे आप बातचीत करना ही बंद कर दीजिए। अब उसको लगा कि हम समाज से अलग हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सीखेगा वो आगे। ऊंची आवाज में संगीत सुनना बाकी लोगों को बातचीत करने, सोने और अपने संगीत सुनने से रोकता है। अब है कि वो ऊंची आवाज में वो सुन रहा है तो सोने में दिक्कत होगा। अब कोई व्यक्ति धीमी आवाज में सुन रहा है, उसको सुनाई नहीं देगा। ये छोटे छोटे नुकसान हैं और इसके लिए केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफी होगा। सामाजिक स्तर पे इसे ठीक कर सकते हैं। तुरंत केस कोर्ट कचहरी थाना पुलिस करने से बचना चाहिए। छोटी समस्या के लिए छोटा हल होना चाहिए। यह कानूनी दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। किन्हीं कार्यों पर इस संबंध पर कानून सख्ती के प्रतिबंध केवल तभी लगाने चाहिए जब वे निश्चित व्यक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाए, अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी पड़ेगी। अब दो चीज है, बहुत बड़ा पर संबंध कार्य में भी क्या है कि बहुत बड़ा मामला है तभी आप कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, और बहुत छोटा मामला है तो उस कंडीशन में आप समाज में रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत सबको प्रतिबंध उठाना पड़ता है। और थोड़ा बहुत कहावत है कि यहाँ जहाँ चार बर्तन रहेंगे वहाँ आपस में एक दूसरे से आवाज करेंगे ही, तो थोड़ा बहुत तो असुविधा झेलनी पड़ती है अगर समाज में है। या फिर दो ऑप्शन है, या तो आप समाज से दूर हट जाइए, कुछ ऐसे टापू पे चल जाइए कि एब्सोल्यूट राइट का आनंद लीजिए, नहीं तो आप समाज में रहिएगा तो थोड़ा बहुत तो आपको असुविधा का आनंद लेना, कुछ हद तक असुविधा अच्छा भी है। आगे इसका साथ साथ उदाहरण है कि अभी शादी का टाइम चल रहा है, अभी गली मोहल्ले में बाराती लेके लोग जा रहा है, जिससे हमको दिक्कत होता है कि हम सो नहीं पा रहे, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि हम लोग भी बाराती लेके जाएं। तो कुल मिला के आप समाज में हैं तो आपको इस टाइप का सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। आगे देखते हैं। लोगों को लोगों को विविध जीवन शैली, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाने लगे। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों और कार्यों तक करने की जरूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डाले या उनके प्रति नफरत का जहर घुले। अब आपको एक्सेप्ट भी उतना ही देर करना है जितना कि आपको नुकसान नहीं नुकसान नहीं कर रहा हो या फिर लोगों को खतरा में डाल रहा है। अब कोई आपके फ्लैट में बम बनाने लगे तो आप तो उसको भाई केस तो उस पर करिएगा। फ्लैट में संगीत बजाना तो ठीक है, लेकिन फ्लैट में कोई बम बनाने लगे जिसके चलते कभी गलती से विस्फोट हो गया तो पूरा आपका जो मोहल्ला है, आपका फ्लैट धस नस्ते नाबूद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको कानून का सहारा लेना होगा। या फिर कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे
लोगों में घृणा, लोगों में नफरत का भाव पैदा हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। घृणा का प्रचार और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े ना हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। अब उस पर प्रतिबंध लगते समय भी ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसे ही प्रतिबंध लगाए जा सके जिससे उसकी कुछ स्वतंत्रता बची रहे, पूर्णतः स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करना है। उदाहरण के लिए, जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई है, हमें उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बाद भी न माने तो उसे आवागमन पर कुछ रोक लगाए जा सकते हैं, या कोई सभा आयोजित करने के उसके अधिकार की कटौती की जा सकती है। अब दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति नफरत या घृणा पहुंचा रहा है तो इस कंडीशन में आप उसके आजीवन कैद की सजा या फिर फांसी का सजा नहीं दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति समाज में नफरत फैला रहा है तो उसको ऐसा थोड़ी है कि आप सीधे फांसी पर लटका दीजिएगा या फिर हमेशा के लिए जेल में डाल दीजिएगा। तो इसके लिए कुछ छोटा प्रावधान किया जाना चाहिए। दूसरे कंडीशन में स्टेट या राज्य के द्वारा कुछ ऐसे काम करने के लिए प्रतिबंधित है और आप वो काम कर रहे हैं तो आपको सरकार द्वारा नज़रबंद किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कहा गया है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे लोगों में दुर्भावना फैले। इस विषय में सरकार द्वारा चेतावनी दी गई है। अब इसके बाद भी सब कुछ जानते हुए आप लोगों के बीच गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आप पर कुछ लोग सरकार रोक लगा सकती है। जैसे कि आपके आवागमन पर रोक लगा सकती है कि आप 10 जगह जाइएगा तो अपना उल्टी करिएगा, इसलिए बकवास करिएगा। तो इस चीज़ को प्रतिबंध लगाते हुए कि आपको घर से ही नहीं निकलने दिया जाएगा, तो थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगा सकती है। आगे देखिए, भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हों और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके। ऐसे प्रतिबंध में न तो तरीके अतिरेक हो, मतलब बहुत एक्सेस भी ना हो और ना ही असंतुलित हो, क्योंकि तब यह समाज में स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालेगा। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत को स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया देती है। अब बार बार हम सोच ले कि हर छोटी बात के लिए प्रतिबंध लगा दे तो इस कंडीशन में समाज को खतरे में डाल दिया जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार जो है एब्सोल्यूट पावर पालेगी। सरकार एनार्की हो जाएगी, टोटलिटेरियन हो जाएगी, सर्वाधिकारवादी सरकार हो जाएगी, जब हमेशा उसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की आदत हो जाएगी। तो आगे हम देखते हैं। आगे इसी टॉपिक में है कि चिंतन और मनन करते हैं। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा चीज़ हमको लगता है जब हम इस बुक को पढ़ते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने का भी मौका मिलता है। मतलब आप कुछ सीख रहे हैं और खुद पे अप्लाई करके सीखना, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप एक लाइन पढ़ के निकल गए लेकिन समझ समझ के पढ़ रहे हैं, उसको आप अपने आप पर, अपने गली मोहल्ले पे लागू करके सीख रहे हैं तो ज़्यादा कारगर होगा। आगे देखिए, चिंतन मनन क्या करना है। परिधानों पर प्रतिबंध का मुद्दा अब बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि अपने परिधान का चयन अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है तो नीचे दी गई उन परिस्थितियों को किस तरह देखें जिसमें खास तरह के परिधान का प्रतिबंध किया गया है। अब है कि लोगों की तो स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से कपड़ा पहने, लेकिन कुछ ऐसे जगह है जैसे ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इस जगह पे कुछ विशेष परिधान पहनने या विशेष कपड़ा पहनने या स्कूल ड्रेस पहनने, ऑफिस ड्रेस पहनने की अनुमति होती है। आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकते। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आगे बात करते हैं। माओ माओ को आप जान रहे हैं, माओ जेडांग हैं जो कि चीन के रहने वाले थे। माओ के शासनकाल में चीन में सभी लोगों को माओ सूट पहनना पड़ता था। तर्क यह था कि यह समानता की अभिव्यक्ति है। अब देखिए, माओ के शासनकाल में था कि माओ सूट करके एक कपड़ा था जो हर व्यक्ति को पहनना था ताकि लोगों को समान बना सके। अब ये तर्क थोड़ा सा अनलॉजिकली लग रहा है लेकिन ऐसा किया जाता था चीन में ताकि लोग समान दिख सके। अब हम कह दें कि हम और मुकेश अंबानी सब एक जैसा दिखें, समान दिखे, इसलिए अब उनको भी व्हाइट शर्ट पहनना और हमको भी व्हाइट शर्ट पहनना, तो इसकी तो बड़ा बेतुका लॉजिक हो गया। तो ऐसा चीन में था। खैर, उसकी अपनी स्थिति थी। दूसरा, एक मौलवी द्वारा सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा जारी किया गया क्योंकि उसका पहनावा उस पहनावे के खिलाफ माना गया जो महिलाओं के लिए तय किया गया था। जैसे मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के लिए बुर्का का प्रावधान किया गया है, यहाँ तक कि उनका फेस भी पूरा ढका होता है, लेकिन जब सानिया मिर्जा
अपने खेल के क्षेत्र में खेलती हैं तो उस कंडीशन में बहुत छोटे कपड़े पहनने होते हैं, ताकि वह, जैसे लॉन्ग जंप मारना भी होता है कई बार बैडमिंटन खेलते टाइम। तो कुल मिला के उनको अपने जो समुदाय, अपने जो धर्म के अकॉर्डिंग जो कपड़ा डिसाइड किया गया उसको ना पहनते हुए वो उस खेल के हिसाब से जो कपड़ा डिसाइड किया गया उसको पहन रही हैं। तो इस कंडीशन में उन फतवा जारी किया गया। दूसरे नंबर, क्रिकेट के, इस पे बहुत विचार करना विवादित होगा, लेकिन बस हम लोग इसीलिए जान ले रहे हैं ताकि सिलेबस का पार्ट है। और दूसरा नंबर, आपको यह विचार करने पर, आपको समझने पर, आपको एक चिंतनशील यानी रिफ्लेक्टिव सोच विकसित करने पर आपको जोड़ दिया जा रहा है। तो अगर बता रहा है कि क्या इस कंडीशन में ये चीज सही होगा, तो हर व्यक्ति का अलग मत होगा, इसलिए हम इस पे कोई अपना मत नहीं देंगे, बस जो बुक में है वही बता रहे हैं। दूसरा, क्रिकेट के टेस्ट मैचों में यह जरूरी है कि हर खिलाड़ी सफेद कपड़े पहने। अब दूसरा नंबर, अब यहाँ हर व्यक्ति अलग अलग कपड़ा पहन के आएगा तो उसमें भी लोग नहीं पहचान पाएंगे कौन सा क्या है। तो हर व्यक्ति का एक ड्रेस कोड होता है। मान लीजिए कि अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच था। भारत का नीला ड्रेस जर्सी था और न्यूजीलैंड का ब्लैक ड्रेस था। अगर कोई भी ड्रेस पहन के कोई खेलता तो हम तो, मतलब जब तक हमको कोई नहीं बताता कि यह भारत का खिलाड़ी है तब तक नहीं जान पाते। तो अगर हम कोई भी ड्रेस पहन के खेलने चल जाते तो हमको ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यह किस देश का खिलाड़ी है। तो इस कंडीशन में ड्रेस कोड रहने से फायदा ये हुआ कि हमें यह पहचानने में, जानने में, और यह हर एक कैच के बाद खुशी मनाने में आसान हुआ कि भारत का खिलाड़ी है नीला जर्सी में और ब्लैक वाला न्यूजीलैंड का खिलाड़ी। तो हमें बहुत सहायता हुई इससे। दूसरा नंबर, छात्र छात्राओं को विद्यालय में एक निर्धारित वेशभूषा में रहना पड़ता है। अब सोचिए, छात्र छात्रा वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी केरला या फिर तमिलनाडु से ही कोई विवाद आया था जिसमें कोई लड़की बुर्खा पहन के जा रही थी अपना कॉलेज, और उस पे कॉलेज प्रशासक द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया कि नहीं, आप स्कूल आ रहे हैं तो आपको स्कूल का ड्रेस पहन के आना है, कॉलेज का ड्रेस पहन के आना है। तो इस पे बहुत विवाद भी हुआ था। तो यहाँ पे कहा गया कि छात्र छात्राओं को विद्यालय में एक निर्धारित ड्रेस कोड इसीलिए दिया जाता है ताकि एक पहचान बनाई जा सके। आज का कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी विशेष स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका कोई निर्धारित ड्रेस कोड है कि सफ़ेद शर्ट सफ़ेद फुल पैंट पहन के जाना है और सफ़ेद जूता ही रहेगा। इस कंडीशन में आपका ड्रेस देख के हम बता सकते हैं कि आप फलाने स्कूल में पढ़ते हैं। अगर वही कोई पहन के जाए हरा शर्ट, कोई पीला, कोई नीला, कोई ब्लू, कोई चेक, कोई कुछ भी पहन के चले, कोई स्कर्ट पहन के चल जाए, दोनों कंडीशन में दिक्कत है। लड़की वाले मैटर में कोई बुर्खा पहन के जाए, उसका फेस ही नहीं दिख रहा है, कोई बहुत छोटा कपड़ा पहन के जाए तब भी दिक्कत है, रंग बिरंगा कपड़ा पहन के जाए फिर भी दिक्कत है। आप त्यौहार या कहीं कुछ जा नहीं रहे हैं, तो आप स्कूल जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से स्कूल के हिसाब से एक ड्रेस कोड होनी चाहिए। अब एक ऑफिस का व्यक्ति भी एक विशेष ड्रेस कोड में ऑफिस जाता है। तो इस ढंग का बात किया, यहाँ पे उसका स्वतंत्रता का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति को अपनी अ, अपने लिए कुछ सीखने के लिए, अपने लिए कुछ करने के लिए, पीछे ही हम लोग पढ़े हैं कि थोड़ी बहुत असुविधा होती है, समाज के आप पार्ट हैं। 10 बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत असुविधा होगी। अब एक बच्चे के चलते किसी पर बहुत बड़ा प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आगे वाद विवाद क्या है, मनचाहे परिधान पर प्रतिबंध सभी मामलों में नियोजित हैं या नहीं, या केवल कुछ मामले में। यह स्वतंत्रता प्रतिबंध का मामला कब बन जाता है। अब कह रहा है कि मनचाहा कपड़ा पहन रहे हैं तो सिर्फ कुछ मामलों में ही प्रतिबंध लगा सकते हैं, सारे मामले में। दूसरा, क्या यह स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का मामला कब बन जाता है, मतलब यह स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का मामला कब बन जाता है। हाँ, दूसरे नंबर पे अब कहा जाए, देखिए स्कूल कॉलेज या कहीं और हम लोग हैं, या किसी विशेष खेल में विशेष प्रकार का ड्रेस पहन के हम लोग अगर खेल रहे हैं तब तो ठीक है। अब आप अ, क्या बोलते हैं, तैराकी कर रहे हैं और तैराकी आप साड़ी पहन के करिएगा या बुर्खा पहन के करिएगा, जीन्स शर्ट पहन के करिएगा, तो फिर आप तो तैराकी कर नहीं पाइएगा, उसके लिए एक अलग कॉस्ट्यूम होता है, तो उस हिसाब से आपको लेना होगा। लेकिन यही मामला तब प्रतिबंधित माना जाता है या स्वतंत्रता पर तब प्रतिबंधित माना जाता है जब वह उस पर जबरदस्ती दबाव डाल के उस पर उससे कोई काम करवाया जाता है। दूसरा, इन प्रतिबंधों को लगाने का अधिकार किसको है, या प्रतिबंध कौन लगा सकता है। क्या धार्मिक नेताओं को परिधान के मामले में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, बहुत सोचने वाली बात है। क्या यह राज्य को तय करना चाहिए कि कोई व्यक्ति क्या पहने। क्या क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ियों के पहनावे के नियम तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल आईसीसीआई उपयुक्त संस्था है। तो देखिए, आईसीसीआई वाली मैटर में तो आईसीसीआई तय करेगी ही कि कौन सा ड्रेस इन लोग को पहनना है, ताकि पहचान आसानी से किया जा सके।
तो कुछ मामले इसमें विवादित हैं कि अब घर में आपको कल मतलब जो कपड़ा पहनना है या स्कूल में कपड़ा पहनना है, अब स्कूल प्रशासन तय करेगी, आपके धार्मिक नेता तय करेगी कि आप तय करेंगे, इस पर बड़ा विवादित है। तो मेरे हिसाब से आप तय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब चूंकि आप समुदाय का भी पार्ट है, समाज का भी पार्ट है, तो कुछ स्तर पे आपको असुविधा हो सकती है, इसलिए आप स्कूल ड्रेस पहन के जाइए। तीसरा पॉइंट है, क्या प्रतिबंध आरोपित करना अन्यायपूर्ण होता है या यह कई तरीके से व्यक्ति की अभिव्यक्ति को कम करता है। अब दो चीज़ है, क्या एकदम से हम कह दें कि आप पे प्रतिबंध लगा है तो गलत है, या फिर कह दें कि आप आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम किया गया, तो दोनों भी कंडीशन में सही नहीं। आरोप को स्वीकार करने के परिणाम क्या होते हैं? क्या माओकालीन चीन में सभी लोगों के एक जैसे कपड़े पहनने की समाज में गरीबी कम हो गई? बिल्कुल आलो बेतुका तर्क था कि एक जैसा कपड़ा पहना देंगे तो सब बराबर हो जाएगा, ये कोई तर्क हुआ? दूसरा, अगर महिला ऐसे कपड़े न पहन सके जिनमें वे पुरजोर तरीके से संघर्ष कर पाए, तो क्या यह माना जाए कि वे खेल में सहभागिता से वंचित की जा सकती हैं? अगर क्रिकेट खिलाड़ी रंगीन कपड़े पहने तो क्या इससे खेल प्रभावित होता है? देखिए, दो चीज़ है समाज के सॉरी पहले तो आप समाज के सदस्य हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि मान लीजिए कि कोई महिला या पुरुष कोई विशेष खेल खेल रहा है, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, महिला पुरुष में है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई विशेष कपड़ा नहीं पहन के जाएंगे तो आपको हटाया जाएगा, लेकिन चूंकि क्या है कि आप उस संस्था में स्वेच्छा से शामिल हुए हैं, और चूंकि आप स्वेच्छा से उस संस्था में शामिल होना सुने हैं, तो आपको कुछ उसके द्वारा नियम कानून को भी एक्सेप्ट करना होगा। जैसे थॉमस हॉब्स कहते हैं कि आप एक ऐसा सत्ता संप्रभु बनाइए, जो संप्रभु को आप अपना अधिकार दीजिए और उसके द्वारा निर्णय दिए गए निर्णय को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करिए। तो इस कंडीशन में मान लीजिए कि हम स्कूल जाना चाहते हैं, तो स्कूल के नियम कानून को हमको फॉलो करना होगा, और यह कोई स्वतंत्रता का विरोध नहीं है। बहुत बार बहुत उस खराब स्थिति में हम बिना ड्रेस के भी स्कूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें भगा दिया जाता है। तो इसलिए ड्रेस कोड इसलिए निर्धारित की गई है ताकि लोगों की पहचान की जा सके। लोग एक जैसे कपड़े पहन के आएंगे तो एक स्कूल का होता है डिकोरम, उसको मेंटेन रखा जा सके। खिलाड़ी अगर एक जैसा कपड़ा पहन के जा सके तो उसे पहचाना जा सके कि ये फलाने देश का खिलाड़ी है। आज ड्रेस देख के हम बता देंगे कि कौन सा खिलाड़ी किस देश का है। आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं। यहाँ तक अतिरेक तक कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। अब अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया हमारे बीच कि सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, जो कि आइसिया वर्लिन करके एक विचारक हैं, जिनका टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एक बुक है, जिसमें स्वतंत्रता के दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, अब आगे देखिए। इसमें स्वतंत्रता के दो आयामों की चर्चा की गई है। बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसर के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता है। राजनीतिक सिद्धांत में इसे नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुलंघनीय होता है, जिसमें वह जो होना बनना या करना चाहता है उसे करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, बन सके और कर सके। यह ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा के को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरे से अबाधित रूप से कार्य कर सके। ये क्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए जिससे क्या क्या शामिल होना चाहिए। पहला, ये वाद विवाद के विषय हैं और बने रहेंगे, क्योंकि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। अब देखिए, इस पे सबसे बड़ा उदाहरण हम देंगे कि हमारे यहाँ जॉन लॉक एक विचारक हैं जो कि व्यक्ति को एब्सोल्यूट राइट देते हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति को अबाधित स्वतंत्रता देना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, व्यक्ति को इतना स्वतंत्रता देना ताकि उस पर कोई भी बाहरी बाधा नहीं लग रहे, और व्यक्ति जो भी अपनी इच्छा, अपना लॉजिक, अपना तर्क से करना चाहे, व्यक्ति हर वो काम करने के लिए स्वतंत्र है जो उसे करना है और जिससे उसे जिस काम को करने से उसे लाभ हो, और किसी प्रकार की कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मतलब पूर्ण स्वतंत्रता, एब्सोल्यूट लिबर्टी की बात करते हैं। दूसरा, हमें जो मानने की जरूरत है वह यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात करती है जो अनुलंघनीय हो, जिसमें व्यक्ति स्वयं को
व्यक्त कर सके। अगर यह क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा में कटौती होगी। मिसाल के तौर पर यह एक ऐसे दायरे को चिन्हित करने के लिए यह सवाल पूछा जा सकता है, विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसे विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन क्या ऐसा मामला है जो हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है, और क्या इसलिए यह ऐसा चयन और उसमें कोई बाहरी सत्ता दखल नहीं दे सकती, या यह ऐसा मामला है जिसमें राज्य धार्मिक सत्ता, आईसीसी या बीसीसीआई जैसी कोई भी संस्था हस्तक्षेप कर सकती है। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क स्पष्ट रूप से कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। इससे कुल मिला के नकारात्मक स्वतंत्रता यह है कि कोई भी संस्था, कोई भी समूह, कोई भी समाज का सदस्य, कोई भी राज्य व्यक्ति को अपने अनुसार कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। यानी एब्सोल्यूट राइट उस व्यक्ति को दिया गया है। अपनी स्वतंत्रता का आनंद वह व्यक्ति निर्बाध रूप से ले सकता है और किसी भी प्रकार की कोई उस पर स्वतंत्र प्रतिबंध नहीं होगा। जैसे बोलने की स्वतंत्रता है जिसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग आज के समय में किया जाता है, और व्यक्ति अपने मुंह में जो भी आया बोल देता है, जो भी मुंह में आया उगल दिया। सरकार को गाली दे दिया, कोई बात नहीं। समाज में किसी को गरिया दिया, कोई बात नहीं। उसी में कोई पावरफुल आदमी उसको मिल गया तो धर के पीट दिया, कहानी क्लियर। तो इस कंडीशन में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को अबाधित स्वतंत्रता देती है, जीरो प्रतिबंध के साथ स्वतंत्रता देती है। व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, व्यक्ति पर बाहरी किसी भी प्रकार की, चाहे कोई भी हो, कोई भी बाधा या प्रतिबंध नहीं हो सकता। आगे देखिए, सेम इसी के उल्टा आता है सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क। कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़ा है। ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा कि मैं स्वयं पर शासन करता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा है जिसमें रूसो, हेगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वालों में देखा जा सकता है। इन परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। यह परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। व्यक्ति एक पुष्प की तरह है, जब मिट्टी उपजाऊ हो तो सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो तो नियमित देखभाल हो, तभी वह खिल सकता है। अब देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ कमी थी कि आप, वही चीज़ है, मत्स्य न्याय वाला बात आ जाएगा नकारात्मक स्वतंत्रता में कि जो पावरफुल व्यक्ति है वो अपना लाभ तो ले लेगा, लेकिन जो पावरफुल स्थिति में नहीं है उसको नुकसान हो जाएगा। तो इन सब कमियों को देखते हुए सकारात्मक स्वतंत्रता आता है। और स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता उन व्यक्तियों के लिए जो एब्सोल्यूट स्वतंत्रता या पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकती है, उन व्यक्तियों के लिए कुछ एक ऐसे प्रावधान करेगी जिससे वह व्यक्ति अपनी स्थिति, अपने विकास, अपने सर्वांगीण विकास के लिए काम करे। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है कि आप सिर्फ एक पौधा लगा दिए तो उससे तो पौधा बड़ा हो नहीं जाएगा। उसके लिए क्या है कि मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, पर ऊपर बराबर सूर्य की रोशनी उस पर पड़नी चाहिए, तभी जाके वह पौधा बड़ा होगा, तभी उस पौधे में आके फूल खिलेंगे। तो उस ढंग का जो माहौल बना के देना है एक समाज को, उस ढंग का जो व्यवस्था बना के उस समाज को देना है, वो काम राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। अभी इस कंडीशन में कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। इसके सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि कहा जाता है कि समाज में कुछ व्यक्तियों के साथ या कुछ तबके के साथ भेदभाव किया गया है। इस कंडीशन में उस भेदभाव की भरपाई के लिए सरकार द्वारा कुछ ऐसे लोग जो अच्छा कमा रहे हैं उनसे टैक्स लेके उन टैक्स का पैसा किस पे खर्चा किया जा रहा है, जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव, सामाजिक असमानता किया गया है, जो व्यक्ति सक्षम नहीं है अपना विकास के लिए, उनके लिए सरकार काम कर रही है। आज अमीर व्यक्ति तो बढ़िया हॉस्पिटल में दिखवा लेगा, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो गरीब आदमी के लिए भी, गरीब व्यक्ति के लिए भी सरकार हॉस्पिटल का व्यवस्था करती है। तो इन सारी व्यवस्थाएं सकारात्मक स्वतंत्रता की है कि आप व्यक्ति के विकास के लिए एक ऐसा माहौल बना के दीजिए जो व्यक्ति को विकास में सहायक कर सके। व्यक्ति की अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जगत में समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए। वही सेम बात है कि व्यक्ति को ऐसा माहौल मिलना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीबी अथवा बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध न हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। अब कोई गरीबी के चलते नहीं पढ़ पा रहा है, गरीबी के चलते बढ़िया हॉस्पिटल नहीं जा रहा है,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार की तरफ ऐसा प्रावधान या राज्य के द्वारा ऐसा प्रावधान किए जाने चाहिए ताकि उन लोगों को भी जरूरी की सुविधाएं मिल सके। उसके पास निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी होना चाहिए, जिससे कि बनने वाले कानूनों में उसकी इच्छा की झलक हो या कम से कम उसकी प्राथमिकता को ध्यान में लिया जाए। सबसे पहले तो अपने बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए, जो सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है। आज लोगों को पढ़वाने के लिए सरकार द्वारा अलग अलग नीतियां लाई गई है। मिड डे मील का व्यवस्था किया गया है, कलम कॉपी पेंसिल रबर कटर सारे व्यवस्था सरकार द्वारा दिया जाएगा। मुफ्त में टीचर दिए जाएंगे ताकि जो व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहा है वो पढ़ सके और अपने लिए अच्छा अपने विवेक से काम कर सके। सरकार की अलग अलग सरकार में तार्किक रूप से भागीदारी कर सके, तो कहा गया है। आगे, आम तौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासन सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को नियोजित सिद्ध करने की कोशिश करे। दो कंडीशन है, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता जनरली साथ साथ चलती है। कुछ स्वतंत्रताएं सकारात्मक और कुछ नकारात्मक होती हैं, लेकिन कई बार ऑथोरिटेरियन या सत्तावादी सरकार सकारात्मक स्वतंत्रता का हवाला दे के आपकी स्वतंत्रता का हनन करने लग जाती है। इस कंडीशन में जैसे जर्मनी में इटली और सॉरी जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी द्वारा किया गया कि आपको कहा गया कि हम तो सकारात्मक स्वतंत्रता दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा था। ठीक है। आगे देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आते हैं, जो स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और इसके बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। व्यक्ति अगर अपना बात नहीं रख सकता है तो क्या ही उसको स्वतंत्रता। आगे देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मतलब व्यक्ति पे कम से कम प्रतिबंध लगाया जाए, कम से कम हस्तक्षेप किया जाए व्यक्ति पर। लघुत्तम हस्तक्षेप की बात करता है। जेसमिल ने सबल तर्क रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। यह चर्चा के लिए एक अच्छा प्रसंग है। अगर कोई व्यक्ति को आप बोलने पे ही प्रतिबंध लगा देंगे तो व्यक्ति कभी भी अपने विचार को आपके सामने सरकार के सामने नहीं रख पाएगा। इसलिए व्यक्ति को सबसे जरूरी स्वतंत्रता क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। उसे बोलने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उन्हीं का एक बहुत अच्छा उदाहरण था, वही 100 लोग वाला हम दिए कि 100 लोग में 99 लोग तो एक मत रखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का मत अलग है, लेकिन फिर भी हम उस व्यक्ति के बोलने के अधिकार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते, क्योंकि हमारे ही जैसा वह व्यक्ति उतना ही उस व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है जितना मुझे दी गई है। इस टाइप का एक विचारक टीएच ग्रीन भी रखते हैं। और कांट के विचार में और टीएच ग्रीन के भी विचार में आता है कि हम दूसरे व्यक्ति को भी वैसा ही समझे जैसे खुद के लिए सोचते हैं। हम खुद के लिए अच्छा सोच रहे हैं, दूसरे के लिए गलत, तो ये गलत बात हो गई। इसलिए हम जैसा खुद के लिए सोचते हैं वैसा ही दूसरे व्यक्तियों के लिए भी सोचें। आगे, बहुत बार किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म या किसी शोध पत्रिका के लेख पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है। बहुत सारा ऐसा फिल्म निकलता है, किताब निकलता है, पत्रिका निकलता है जिस पर प्रतिबंध लगाने की बात की जाती है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस चर्चा के आलोक में देखा जाए। अभी तक हमने स्वतंत्रता को विकल्प निर्धारक के रूप में देखा, जहां सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच फर्क किया गया है, क्या क्या चुन सकते हैं, और देखा हमने कि सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, इसमें फर्क देखा। जहां हमने स्वतंत्रता पर नियोजित सीमाएं लगाने की जरूरत को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी माना कि इन सीमाओं को उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नैतिक तर्कों के समर्थन की जरूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है और सीमित जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब चूंकि समाज में आप रह रहे हैं तो आपको भी, जिस तरह व्यक्ति समाज में रह रहा है तो कुछ असुविधा हो सकती है, वैसे ही व्यक्ति समाज का पार्ट है तो समाज को भी कुछ असुविधा हो सकती है। तो कुछ असुविधा व्यक्ति या कुछ असुविधा समाज से है, और व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाए। आगे देखिए, नहीं लगाए। आगे क्या है? वोल्टेयर, जिनका बात हमने अभी किया था, वोल्टेयर टॉलरेंस की बात करते हैं। वोल्टेयर का कथन है कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। अब यहाँ से आपको 1-2 नंबर मिल जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इस टाइप का कथन किस विचारक का है कि मुझे तुम्हारे बोलने के अधिकार से दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बोलने के अधिकार को नहीं छीनूंगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। कितना अच्छा बात वोल्टेयर कहते हैं कि तुम जो कहते हो उससे मुझे उसका समर्थन नहीं करता, तुम्हारा जो विचार है उसका मुझे
मुझे या मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। वोल्टेयर का है, हम इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कितनी गहराई से प्रतिबद्ध है। आगे देखिए, कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी में विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। यह फिल्म विधवाओं की व्यथा को खोजना चाहती थी। अब एक फिल्म अभिनेता दीपा मेहता थी, जो काशी यानी बनारस की जो विधवाएं हैं, जिनके पति डेथ कर गए हैं, उन पर कुछ फिल्म बनाना चाहती थी। लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन राजनीति के एक हिस्से द्वारा इसका जबरदस्त विरोध हुआ। विरोधियों को लगता था कि इससे भारत को बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें यह भी लगता था कि यह फिल्म विदेशी दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है और इससे प्राचीन नगर की बदनामी होगी। कुल मिला के लोग इसलिए विरोध कर रहे थे कि यह कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है उसको खराब प्रकट करेगी, और यह जो काशी बनारस है, काशी जो जगह है, वहाँ काफी खराब मैसेज जाएगा लोगों की नज़र में। तो इसीलिए लोग विरोध किए कि यह गलत तरीके से पेश किया जाएगा, तोड़ मड़ोड़ के जो भी। तो प्रतिबंध लगाया। दूसरे नंबर पे उन्होंने इस फिल्म को नहीं बनाने दिया और परिणाम स्वरूप फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी। बाद में यह फिल्म कहीं और बनाई गई। इसी तरह से ऑब्रे मेनन की रामायण रिटॉल्ड और सलमान रूस रुश्दी की द सेटानिक सर्विस समाज के कुछ हिस्से में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई। कुछ ऐसे भी फिल्म है जिसको समाज के भारी विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरे नंबर पर देखिए, द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म आई, और मी मी नाथुराम बोलते नाम का नाटक भी अन्य समूहों द्वारा विरोध के बाद प्रतिबंध कर दिया गया। इस तरह के प्रतिबंध आसान लेकिन अल्पकालिक समाधान है, क्योंकि यह तत्कालिक मांग को पूरा कर देते हैं, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब हम एक बार प्रतिबंध लगाने लगते हैं, तब प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है। इसलिए इसका मतलब है कि यह प्रतिबंध कभी लगाया ही नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रतिबंध लगाया ही नहीं जाना चाहिए। अब कुल मिला के यह पूरा जो हम लोग इतना लंबा चौड़ा पढ़े हैं, इसमें यही कहना है कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि फिल्म, किताब, अलग अलग पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इस पे क्या है कि सरकार या लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति पैदा हो जाती है कि हम प्रतिबंध लगा के इसको हटा सकते हैं। अब यह प्रवृत्ति बनने के बाद बहुत बार नुकसान करती है, जो कि किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम देख लिए। यहाँ मोटा मोटी कौन कौन सा फिल्म प्रतिबंधित किया गया था विरोध के बाद, इसका जिक्र किया गया है। आगे देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक जेस जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेस मिल ने अभिव्यक्ति तथा विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया। अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में उसने 4 कारण पेश किए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए, जिसके विचार आज की स्थिति में गलत या भ्रामक हो सकते हैं। कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को भी बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए जिसके विचार हमें लग रहे हैं कि भ्रामक या फिर गलत हैं। बोलने का अधिकार सबको पहला पहला का क्यों बोलने दिया जाना चाहिए, इसके 4 कारण देते हैं। 4 कारण में कौन कौन से? पहला कारण यह है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ विचार रख रहा है तो उसमें हमको गलत लग सकता है, लेकिन पूर्णतः गलत बात वो नहीं कहेगा। तो कोई भी विचार पूर्ण रूपेण गलत नहीं होता। जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगा। हम 100% किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, कुछ ना कुछ सच्चाई है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देंगे तो इसमें छुपी सच्चाई के अंश को नहीं देख पाते। पहला विचार है कि कोई व्यक्ति पूर्णतः गलत नहीं बोल सकता, कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई होती है, और अगर इसे हम बोलने से प्रतिबंधित कर दे तो इसमें जो छुपी हुई सच्चाई है वह हमारे सामने नहीं आएगी। पहला नुकसान है। दूसरा कारण पहले कारण से ही जुड़ा हुआ है। सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। जो विचार आज गलत प्रतीत होते हैं वह सही तरीके से विचारों के उदय में बहुमूल्य हो सकते हैं। अब हो सकता है कि सही गलत का बोध हम तब करते हैं जब हमारे पास 2 विरोधी विचार हो। किसी विचार को हम सही तब कर सकते हैं जब उसके विरोध में मेरे पास कोई विचार हो। तो यहाँ क्या है कि जो विरोधी विचार है वह भी होना जरूरी है, ताकि सच्चाई की एक्यूरेसी को क्लियर किया जा सके, सच्चाई की शुद्धता को लाया जा सके। तो 2 विचार हमारे पास विरोधी विचार होने चाहिए, जिससे हम एक को अच्छा कर सके, एक को खराब।
अगर एक ही विचार है तो आप उसको क्या ही कहिएगा, अच्छा ही कहिएगा। लेकिन आदमी के पास दो विचार होता है तो उसमें अच्छा खराब का भेद कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, विचारों का यह संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था, बल्कि हर समय में इसका सतत महत्व था। सत्य के बारे में यह खतरा हमेशा होता है कि वह एक विचारहीन और रूढ़ उच्च में बदल जाए, उक्ति में बदल जाए। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं तभी इस विचार का विश्वसनीयता होना सिद्ध होता है। अब दूसरा बात है, कोई भी विचार सत्य है या असत्य है इसको हम पूर्णतः डिसाइड नहीं करते, और अगर हम विरोधी विचार के बिना कह दें कि यह सत्य है तो खतरा हमेशा बना रहता है कि वह हो सकता है कि विचारहीन हो, रूढ़ हो, व्यक्ति में बदलाव बदल जाए। लेकिन जब हमारे पास विरोधी विचार रखे जाते हैं तभी इस विचार का विश्वसनीयता हो जाता है कि कौन सा, वही कुल मिला है कि दो विचार भी रहेंगे तभी आप एक को पूर्णतः सही और दूसरे को पूर्णतः गलत कह सकते हैं। सिर्फ एक विचार या एक थॉट के बेसिस पे आप नहीं कह सकते हैं गलत या सही है। तो हमारे पास, जैसे हम लोग ज्यादा गर्मी है का अनुमान तब लगा सकते हैं जब हम ठंडा को भी झेल चुके हैं, ठंडा का अनुमान तब लगा सकते हैं जब गर्मी को झेल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ठंडा गर्म एक दूसरे का विरोधी है। तो जब तक हम, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कभी गर्मी आए ही नहीं तो हम तो कहेंगे नहीं कि बहुत ठंडा है, नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग गर्मी को देखा नहीं है। लेकिन जब हम गर्मी को देख लेते हैं तब हमारे पास दिमाग में आता है वो गर्मी बहुत ज्यादा है, ठंडा ही ठीक था। तो दो विरोधी विचार होंगे तो फिर सत्य का प्रकट होने की संभावना ज्यादा होगी और ज्यादा सटीक तरह से सत्य हमारे सामने आएगी। ठीक है, तीन हम लोग देख लिए। अंतिम बात यह है कि हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझे वही सत्य है। बहुत बड़ी विचार है कि हम जिसको सत्य मानते हैं क्या गारंटी है कि वही सत्य है। कई बार जिन विचारों को किसी समूह समय पूरे समाज ने गलत समझा और दबाया था, बाद में वही सत्य पाया गया। कुछ समाज ऐसे विचारों का दमन करते हैं जो आज उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये विचार आने वाले समय में बहुत मूल्यवान ज्ञान में बदल सकते हैं। दमनकारी समाज ऐसे संभावनाशील ज्ञान के लाभों से वंचित रह जाती है। अब कह रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जिस विचार को हम लोग गलत समझ के, भ्रामक समझ के ठुकरा देते हैं, बहुत बार वही कुछ दिन के बाद पता चलता है कि वही चीज़ ठीक था। जैसे अपने करियर के बारे में बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि वो हम लोग इस लाइन में इंजीनियरिंग करेंगे, तो बोला नहीं भाई इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं, यूपीएससी करेंगे। अब यूपीएससी 5 साल दे दिया टाइम, अब कहेगा कि यूपीएससी तो गलत डिसीजन था मेरा। तो सच क्या लगेगा कि इंजीनियरिंग करके हम 50-60 हज़ार महीना कमाते। तो मेरे पास वही है कि बहुत बार हमारा जो लगता है विचार की गलत है वो कुछ समय के बाद सही लग सकता है। लेकिन अगर हम एक दमनकारी समाज में है जहाँ की प्रवृत्ति है कि हर व्यक्ति के विचार को दबा दिया जाए, तो उस कंडीशन में फिर तो सरकार या वह समाज जो है संभावनाशील ज्ञान से वंचित रह जाता है, अच्छे ज्ञान से वंचित रह जाता है, विरोधी ज्ञान से वंचित रह जाता है कि विरोध के बिना किसी चीज को बेहतर तरीके से नहीं समझा जा सकता। आगे देखिए क्या कहता है। आखिरकार हम फिल्म की सेंसरशिप भी तो करते हैं। सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है। जिन सवालों पर अक्सर वाद विवाद होते हैं वे ये हैं कि किस स्थिति में प्रतिबंध लगाना चाहिए और किस में नहीं। क्या प्रतिबंध कभी नहीं लगाए जाने चाहिए? इसी से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड में जो भी राज परिवार के लिए काम करता है वह राजमहल की आंतरिक बातों के बारे में न लिखने के लिए एक समझौते से बंधा होता है। अब कह रहा है कि सेंसरशिप इसलिए की जाती है कि बहुत बार समाज से जुड़े कुछ ऐसे बात कहे जाते हैं जो समाज को एक संघर्ष की ओर ले जाएंगे, ठीक है, या फिर सांप्रदायिक झड़प की ओर ले जाएंगे। तो ये सारी चीज चेक करके सेंसरशिप के माध्यम से हटाया जाता है। दूसरा कंडीशन दे रहा है कि इंग्लैंड की स्थिति क्या है कि जो एक राज्य परिवार में काम करता है, जो राजा से रिलेटेड काम धंधा करता है, राज परिवार या राजमहल के आंतरिक मामले में काम करता है, तो उसे जब ज्वाइन करवाया जाता है काम पर, उस समय कहा जा सकता है कि जब तुम रिटायर हो जाओगे तो तुम जो भी राजमहल के बारे में जानते हो इसके विषय में न कुछ छापोगे न कुछ लिखोगे। ये भी एक प्रकार का प्रतिबंध है, बाधा बंधा होता है। बंधा इसको नहीं कहेंगे क्योंकि वह उस राजमहल में नौकरी करना स्वेच्छा से चुन रहा है और उसको रखा गया। क्योंकि हम नहीं फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमको कैसे रखेगा, रखेगा तो हमको अपने मर्जी से, लेकिन जब तक हम नहीं अप्लाई करेंगे तब तक हमको कैसे वो रखेगा। तो उस कंडीशन में कि आप ज्वाइन कर रहे हैं जब राजमहल में इंग्लैंड में, तो आपसे एक दस्तावेज पर साइन करवा लिया जाता है कि बाबू तुम जब यहाँ से रिटायर करोगे तो ना तुम राजमहल के बारे में कुछ छापोगे ना कुछ वैसा कुछ लिखोगे। जैसे हम लोग आते हैं बहुत बार घूम के कई दूसरे जगह से, तो हम लोग लिखते हैं कि फलाना जगह गए, ये बढ़िया था, वो खराब था, यहाँ यहाँ गए, इस टाइप का कोई भी बात नहीं छापना है आगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति राजमहल की नौकरी छोड़ने के बाद महल की राजनीति के बारे में कोई साक्षात्कार देना चाहे, लेख या पुस्तक लिखना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता। क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर
अन्यायपूर्ण प्रतिबंध बिल्कुल नहीं है। अन्यायपूर्ण प्रतिबंध यह बस उस व्यक्ति के साथ उस कंडीशन में व्यक्ति काम कर रहा था, तो एक उसका टर्म कंडीशन था उस संस्था का, संस्था या राज परिवार का टर्म कंडीशन था कि हमारे यहाँ तो आप काम करिए, लेकिन हमारे बारे में ना आप बाहर कुछ बोलिएगा, ना कुछ लिखिएगा, ना कुछ करिएगा। बस मतलब काम से काम, मतलब उनका कुल करने का मतलब था, आज आप मेरे पास काम किया, आप यहाँ से नौकरी से गए, फिर अपना जो दुनिया उसमें रहिए, नौकरी से कोई मतलब नहीं। अलग अलग तरह की सीमाएं वजूद में हैं और वे हम पर विभिन्न स्थितियों में लागू होती हैं। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हमें यह मालूम करने की जरूरत है कि जब ये प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं, तब ये हमारी स्वतंत्रता की कटौती इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। सही बात है, समाज, सरकार या राज्य द्वारा हो जाता है तो उस कंडीशन में आप बहुत नहीं लड़ सकते। हालांकि यदि हम स्वेच्छापूर्ण या अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती। सेम उपाय ऊपर उधर दिया है। अब यहाँ क्या है कि आप स्वेच्छा से वहाँ काम करना चुन रहे हैं और आपको पता है कि हम वहाँ काम करेंगे तो फलाना तरह का प्रतिबंध हम पे लगाया जाएगा, तो इस कंडीशन में आप पे क्या ही प्रतिबंध, आप तो खुद चुन रहे हैं ना। अगर हमें किन्हीं स्थिति को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा तो हम नहीं नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। अब बाध्य वहां नहीं किया गया है, चूंकि आप काम करना स्वेच्छा से चुने हैं, तो आपको वहां के नियम कानून को स्वीकार करना होगा। और जब तक आपको बाध्य नहीं किया जा सकता किसी काम को करने के लिए, तब तक आप नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्रता का नुकसान हुआ। आगे हमने यह कहते हुए शुरुआत की थी कि स्वतंत्रता बाहरी बाधाओं का अभाव है। अब हम यह महसूस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती हैं, और जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्य और उनकी परिणाम की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होती है। अब पूर्णतः हम देखें कि अभी तक हम लोग यही पढ़े कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है, और इस कंडीशन में अगर स्वतंत्रता से हट कोई काम करना चुने तो हमें उस संगठन या संस्था या सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून को भी फॉलो करना होगा, और वह स्वतंत्रता का प्रतिबंध नहीं माना जाएगा। और चूंकि वह हमारे विकल्प चुनने और सामर्थ्य के अनुसार हैं, तो हम इसे एक्सेप्ट भी करना होगा। चूंकि हम अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए हम राजमहल में काम करेंगे, हम बीसीसीआई में काम करेंगे, हम फलाने स्कूल में टीचर का काम करेंगे, हम फलाने ऑफिस में काम करेंगे, तो स्कूल कोड को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि आप एक टीचर के रूप में पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, ज्ञान बांटने की क्षमता रखते हैं, तो आपका ज्ञान स्कूल में ज़्यादा अच्छे तरह से जाएगा। तो चूंकि आपने सामर्थ्य और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने स्वेच्छा से चुना है कि मुझे स्कूल में पढ़ाना है, तो इस कंडीशन में आपकी स्वतंत्रता का नुकसान नहीं है। ठीक है। आगे, इसलिए स्वतंत्रता के अधिकतर पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चे को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए। सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्प को विवेकपूर्ण जांचने और अपने कार्य की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिष्कार से है, उतनी ही जरूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को शामिल करके पालने पोषने से है। कुल मिला के बात यह है कि जब बच्चा छोटा हो तो स्वाभाविक रूप से उसके माता पिता द्वारा उसका रख रखाव, शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने निर्णय निर्माण की जो स्थिति है उसे स्वीकार कर सके, अपनी क्षमता का विकास कर सके, अपने तर्क को आगे बढ़ा सके। तो शुरुआती तौर पर समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोषने की है। आगे देखिए, इसी चीज को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, एक बार और देख लेते हैं हम कि इसलिए स्वतंत्रता के अधिकतर पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रहना चाहिए। सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्ण जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिष्कार से होता है, उतनी ही जरूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोषने की होती है। यहाँ तक के लिए ठीक था। आगे ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, साथ ही कुछ प्रश्न भी इसमें दिए हुए हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या है, अब देखिए पूरा इतना तो पढ़ने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा, इतनी जानकारी तो मिल गई होगी कि आखिर स्वतंत्रता का मतलब क्या है। इस पे आप दो चार लाइन तो लिख सकते हैं। स्वतंत्रता का अभी मतलब है कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, व्यक्ति को अपने विकास के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, व्यक्ति उस सारा काम करने के लिए तैयार होना चाहिए जो उसके स्वतंत्रता को अधिकतम करता है और वह सर्वांगीण विकास में महत्व रखता है। साथ ही पूछता है कि स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए, कह रहा है कि क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है, इस पर भी विचार कर सकते हैं। आप सोचिए कि जिस चीज का हम व्यक्ति पर लागू किए उसको राष्ट्र पर लागू करें,
व्यक्ति के रूप में अगर राष्ट्र को देखा जाए तो राष्ट्र भी अलग एक है, और राष्ट्र अलग है तो चूंकि हर राष्ट्र का अलग अलग निर्णय होता है। तो जैसे भारत में उपनिवेशवाद था, तो उस समय तो हम लोग इच्छा से निर्णय नहीं ले सकते थे, ब्रिटेन पर निर्भर थे कि ब्रिटेन हमारे आका हैं, जो निर्णय लेंगे उसी के बेसिस पे हम काम करेंगे। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सारा अपना काम, विदेश नीति कैसे चलेगा, आंतरिक मामला कैसे चलेगा, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो सेम कंडीशन भारत थी, व्यक्ति के साथ साथ राष्ट्र पर भी लागू होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है, इस पे चर्चा करें। तीसरा, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है, और क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं, बिल्कुल इस पर भी चर्चा होगा। हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। नागरिक की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है, इस पर भी चर्चा करें, हो चुकी है। आगे 5, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होगा, उदाहरण सहित बताइए। अब देखिए, जेस मिल का यहाँ उदाहरण ले सकते हैं। जेस मिल का क्या कहना था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रिलेटेड, तो हम लोग इस पर पूरा चर्चा कर चुके हैं। और ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत पसंद पड़ेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही सारे टॉपिक एक एक करके, जैसे अधिकार, समानता, और भी अलग अलग, उदारवाद, लोकतंत्र, समाजवाद, सारे पर एक एक वीडियो लेके आऊँगा और सेम इसी कंडीशन में लेके आऊँगा। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करिए। और जो भी हमारे छोटे भाई बहन जो कि बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, उनका बेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ें। साथ ही साथ अलग अभी बिहार टीचर टीआरई 4 का, बीपीएससी टीआरई 4 का भी वैकेंसी आ रहा है, जिसमें भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इन सारे विषय को एनसीईआरटी से पढ़ें। अब आपसे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि एक बार जब आप यहाँ से समझ के जाइएगा तो एक बार खुद से भी किताब पढ़िएगा, ताकि आपको 2 बार रीडिंग हो जाए। एक बार तो वीडियो के माध्यम से और एक बार डायरेक्ट बुक के माध्यम से, तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरा नंबर कि अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो में कहीं स्लो, कहीं ज़्यादा कम बेसी बोला हूँ, तो उस कंडीशन में आप वीडियो 1.5 पे या उससे ज़्यादा कम पे करके आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर अगले सेशन में और किसी दूसरे टॉपिक को लेके आऊँगा। आज हमारा स्वतंत्रता विषय था, कंप्लीट हुआ। और ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाएं, और भी बहुत सारे वीडियो में लेके आऊँगा। पूरा एनसीईआरटी का 11th 12th कवर करवा दूंगा, साथ ही 9th 10th का भी एनसीईआरटी इसके बाद कवर करवा दूंगा। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। आप लोग अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए। एनसीईआरटी आप लोग के लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।